बाजार में टूटा 10 दिनों की गिरावट का सिलसिला। निफ्टी 250 पॉइंट के उछाल के साथ 22,300 के पार। भारतीय एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस और इन्फोसिस ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में भी रौनक। मिड कैप स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा तेजी, 2% से ज्यादा चढ़े दोनों इंडेक्स। सरकारी कंपनियों, मेटल और आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी, 2.5 से 3% चढ़े तीनों सेक्टर इंडेक्स। आईटी शेयरों में कोफोर्ज 8% से ज्यादा दौड़ा, साथ ही केपीआईटी टेक, साइंट और परसिस्टेंट में भी 4 से 6% का उछाल। यूबीएस की बुलिश रिपोर्ट से एमएनएम में जोरदार तेजी, शेयर 4% से ज्यादा उछाल के साथ निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। यूबीएस ने दिए 3300 के टारगेट। वहीं दूसरी ऑटो कंपनियों में भी रौनक, 3% चले टाटा मोटर्स और आयशर मोटर्स। अडानी ग्रुप शेयरों में आज तूफानी तेजी, जेफरीज की बुलिश रिपोर्ट से अडानी ग्रीन में 9% से ज्यादा का उछाल। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस भी 8% से ज्यादा चढ़ा, साथ ही अडानी एनर्जी समेत ग्रुप के दूसरे शेयरों में भी रौनक। टेलीकॉम शेयरों में रैली, मोतीलाल ओसवाल की बुलिश रिपोर्ट से भारतीय एयरटेल करीब 3% मजबूत। वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर और भारतीय हेक्साकॉम में भी रैली। एक्सपायरी गुरुवार से सोमवार करने पर एनएससी का बड़ा बयान। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर श्री राम कृष्णन बोले, स्पेकुलेशन रोकने के लिए ये फैसला किया गया। सभी एक्सचेंजेस में यूनिफॉर्म एक्सपायरी के पक्ष में एनएससी। इस फैसले के बाद बीएसई करीब 3% टूटकर बना वायदा का टॉप लूजर। ओके, चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे और एक बार जरा इनफैक्ट बीएससी का शेयर देखते हैं इंटरडे में, क्योंकि सुबह इसमें काफ़ी गिरावट थी श्रेया और अब इनफैक्ट अच्छी रिकवरी है और अब डे हाई पर आ गया ये स्टॉक। तो सुबह अगर आपने इस स्टॉक में बाइंग किया एक्चुअली तो एक शायद आपको रिवॉर्ड मिला होगा। सुबह बेचने पर नहीं बल्कि खरीदने पर पैसा बना। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि ऐसा कई बार होता है। खैर, हम आते हैं आज के ट्रेड पर और आज मार्केट में क्लियरली एक बहुत दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद टू बी प्रिसाइज, सिलसिला टूटा। बस अब ये है कि आखिरी का 1.5 घंटा बाकी है, ग्रीन में बंद हो जाए। वैसे खैर अब कुशन काफ़ी है, 250 पॉइंट का कुशन है। अब नहीं लगता कि हम 10 का 11 करेंगे। तो फाइनली एक 10 दिन की सेलिंग के बाद मार्केट में एक बाहर आई फाइनली। निफ्टी आईटी ने लीड किया। वैसे खैर और भी स्टॉक्स हैं, लेकिन निफ्टी आईटी सेक्टोरली अगर देखें आप तो बड़े सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा इसी ने लीड किया। आज करीब 2.5% के करीब निफ्टी आईटी में रैली आई। लेकिन आज का दिन बिलोंग करता है मिड कैप और स्मॉल कैप्स को। जी हाँ, आज का दिन बिलोंग करता है आपके पोर्टफोलियो को, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में आज अच्छी रिकवरी है। मिड कैप इंडेक्स देखिए आप करीब 2% ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए आप करीब 2.5% ऊपर है और एडवांस डिक्लाइन देखिए आप। आज सुबह से हमने एक गैप क्रिएट किया था एडवांसेस और डिक्लाइन के बीच में, और वो गैप एक बार फायर कर दीजिए। वो भी इस समय आपको दिखाई देगा कि एक ऑलमोस्ट 7:1 के करीब का एडवांस डिक्लाइन, और ये थ्रू द डे ये कांस्टेंट रहा है। ये अच्छी चीज़ है। बड़ा सवाल ऑब्वियसली यही रहेगा कि क्या ये एक ट्रेंड रिवर्सल है या फिर एक वंस अगेन एक काउंटर ट्रेंड रैली है। इस सवाल का जवाब ऑब्वियसली बाद में मिलेगा, लेकिन ये है अब इस यहाँ का बड़ा सवाल। शेयर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल चौतरफा खरीदारी आज बाजार में देखने को मिल रही है, वो भी बहुत दिनों बाद। हरियाली ही हरियाली। बैंक निफ्टी देखें, निफ्टी देखें, सेक्टर स्पेसिफिक देखें, सभी में आज अच्छी खरीदारी। लेकिन सर सवाल ये कि क्या ये तेज़ी आज के सेशन में जो हमें देखने को मिली है, क्या ये टिकाऊ है? यहाँ से अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? क्या अभी भी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को कॉशियस रहना चाहिए? देखिए श्रेया, पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि हुआ क्या निफ्टी में। आज सुबह जो हमारी अप्रोच थी कि कल के हाई के ऊपर अगर आप निकलेंगे तो फिर शॉर्ट कवरिंग तूल पकड़ेगी, और अगर प्रीवियस डे का हाई क्रॉस हो तो स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर होना चाहिए। 22,105 का वो लेवल था। सुबह खुलते ही वो 22,105 क्रॉस हुआ। मैं और वीरू थे तब स्क्रीन पर और हमारी बात हुई थी कि ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट अब यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग करेगी। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल था 22,230 का। वो क्यों इंपॉर्टेंट था? वो कॉल राइटर्स के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट जोन था। आप नोटिस करेंगे इस चार्ट पर 22,230 पर निफ्टी ने एक बार कोशिश की थोड़ा रेजिस्टेंस लेने की, एक बार के लिए नीचे भी आया, लेकिन एक बार जब वो डिसाइसिवली क्रॉस हुआ उसके बाद एक और रैली आई। अब हम आ गए हैं 22,330 पर। मेरे ख्याल से अब एक बार के लिए वो शॉर्ट ट्रेड तो खत्म हुई। जो हमने शॉर्ट ट्रेड पूरी प्ले की थी, अब वो शॉर्ट ट्रेड खत्म हुई। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट और नीचे नहीं जा सकता है, लेकिन वो वाली जो स्विंग थी वो वाली स्विंग अब पूरी हुई यहाँ पर। अब आपको अगली स्विंग का वेट करना होगा। वो कैसे होगा? आप वेट करें अभी रैली कहाँ तक जा रही है। 23,400 से 23,500 यहाँ पर बड़ी रेजिस्टेंस है। अगर तो यहाँ से रिवर्सल आया तो फिर शॉर्ट ट्रेड ओपन होगा, लेकिन अगर आपने 23,500 क्रॉस कर लिया तो फिर वापस एक बार के लिए
23,800 भी टेस्ट हो सकता है निफ्टी पर। तो थोड़ा सा मूविंग पीसेस हैं। वो जो वन वे शॉर्ट ट्रेड चली आ रही थी वो फाइनली अब जाकर मुझे लग रहा है कि खत्म हुई है, और अगर आज आप डे हाई पर बंद होते हैं तो मुझे लग रहा है कि वो बाजार के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा, प्रोवाइडेड। लेकिन आज जिस तरीके से मार्केट का मूड माहौल रहा है काफ़ी शानदार है। अच्छा, मार्केट को एक चीज़ ये भी लग रही है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कुछ रिवर्सल के बयान आएंगे आज। ये भी एक रीज़न है कि आपने ग्लोबल मार्केट में भी अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखी है। आपने डॉलर रुपए में जिस तरीके का मूव देखा है वो भी एक पॉजिटिविटी का फैक्टर है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी ने आज थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन बैंक निफ्टी का जो अंडर परफॉर्मेंस है उसमें मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक मार्केट को ये डर लग रहा है कि कहीं एफआईज वापस सेल करने ना आ गए हो। बैंक निफ्टी देखिए अपने डे हाई से 200 पॉइंट स्लिप होकर ट्रेड कर रहा है, और वैसे भी 200 पॉइंट की रैली को आप हार्डली रैली कहेंगे। बैंक निफ्टी भी कभी भी सुहा हो सकती है। 49,000 के ऊपर ही मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में कॉन्फिडेंस आएगा। उससे पहले मुझे लगता नहीं कि बैंक निफ्टी में हल्का सा भी इस समय आपको कॉन्फिडेंस दिखाई देगा। बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरीके से आज खरीदारी देखने को मिल रही है, आपने भी कहा था हालांकि क्लोजिंग बेल्स पे भी नजर रहेगी। आपने एक और बात कही कि क्लियरली आज मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा प्रदर्शन देखा हमने। मिड कैप देखिए 2% से ज़्यादा तेज़ रहा, स्मॉल कैप 2.5% के करीब तेज़ी रही। लेकिन क्या यहाँ पे जो तेज़ी देखने को मिल रही है ये एक पुल बैक है, रिकवरी है, या फिर अभी भी कॉशियस रहे इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स? देखिए बहुत टफ सवाल है ये, लेकिन जो मेरा व्यू है ना, मेरा व्यू ये है कि इस रैली में भी आप फंसिए मत। ये रैली जो है मिड कैप और स्मॉल कैप की, ये भी फंसी हुई पोजीशन से बाहर निकलने वाली रैली है। देखिए मैं बार बार आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, कई स्टॉक्स में आपको आपका भाव नहीं मिलेगा और आपको कड़वा, जिसका ना कड़वे घूंट पीना पड़ेगा। तो ये हाँ, ये है कि एकदम औने पौने रेट पे ना बेचें भले, लेकिन इस तरीके की रैली अगर मान लीजिए एक्सटेंड करती है और 3-4 दिन आपको अगर इस तरीके की रैली दिख जाती है तो शायद एक मौका मिलेगा आपको अपनी फंसी हुई पोजीशन से बाहर निकलने का। एक चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ से हर रैली पे जो लोग फंसे हुए बेचने आएंगे, तो उसके लिए ऐसा नहीं होगा कि आपके शेयरों में बहुत ज़्यादा रैली आ जाएगी। प्लस श्रेय एक और चीज़ जो आज सुबह से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आज की जो रैली है सबसे ज़्यादा उन स्टॉक्स में जो सबसे ज़्यादा बीट एंड डाउन है, कोफोज है, हुडको है, पर्सिस्टेंट है, एम्फेसिस है। तो इसके लिए क्वालिटी पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक चीज़ जो मैं लगातार कह रहा हूँ, मिड कैप और स्मॉल कैप में वन शू फिट्स ऑल नहीं होगा, वन साइज फिट्स ऑल नहीं होगा। आपको कई स्टॉक्स को रैली में बेचना होगा, आपको कई स्टॉक्स को डिक्लाइन पे ऐड करना होगा, क्योंकि अब हम उस मार्केट में हैं जहाँ पर आप, जैसे मैं कहता हूँ, औने पौने रेट पे सारे स्टॉक्स नहीं बेच सकते, लेकिन कुछ स्टॉक्स को तो आपको बेचना पड़ेगा। चाहे तो उनमें से पैसा निकाल कर कुछ और अच्छे स्टॉक्स में डाल लें, लेकिन अभी भी मेरा ये मानना है कि एक लास्ट राउंड ऑफ सेलिंग शायद मिड कैप और स्मॉल कैप में बाकी है। वो कब आ जाए, क्यों आ जाए, उसका क्या ट्रिगर बने, ये कहना थोड़ा टफ होगा। कॉशियस रहने की सलाह है फिलहाल अभी भी। लेकिन सर बहुत दिनों बाद सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप देखें तो मतलब सारे ही सेक्टर्स हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं, सभी में खरीदारी देखने को मिल रही है। स्पेशली आईटी देखिए, जो जिस पे पिछले वक्त में डेंट पड़ता नजर आया था, वहाँ पे 2.5% की तेज़ी। मेटल में देखिए 3.5% चढ़कर इंडेक्स कारोबार कर रहा है। आईटी का जिक्र भी क्या, लीड किया है इसने आज के सेशन में, और जो स्टॉक्स गिना रहे थे सर आप, वो भी मैक्सिमम आईटी सेक्टर के ही थे। क्या सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रहेगी फिलहाल जिस तरीके से आज रैली देखने को मिली? बिल्कुल, देखिए मेरा ये मानना है श्रेया कि इस समय ना अगर आपको शॉर्ट कवरिंग के लिए प्ले करना है तो अपने आप को निफ्टी तक रिस्ट्रिक्टेड रखें। अगर आप शॉर्ट कवरिंग के लिए प्ले करना चाहते हैं तो निफ्टी आईटी में दिक्कत क्या आएगी कि निफ्टी आईटी में डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बयान वगैरह अगर आ गए, उससे अगर एक आध और बार रिवर्सल आ गया तो वो थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। बैंक निफ्टी को मैं इसलिए प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि बैंक निफ्टी हेविली एफआई डिपेंडेंट है, तो उसके ऊपर देखिए आज भी बैंक निफ्टी ने टेक्निकली अंडर परफॉर्म किया है। तो ये मेरी इस समय पर अप्रोच होगी। एक और अप्रोच जो आप इस समय रख सकते हैं वो ये है कि कुछ सेक्टर्स हैं जैसे कैपिटल मार्केट से रिलेटेड प्लेस हैं जहाँ पे 24-25% की डिक्लाइन हुई है। वहाँ पर अगर और डिक्लाइन होती है, जैसे आज सुबह बीएससी का शेयर था, वहाँ पे देखिए आप, वहाँ स्टॉक नहीं गिरा, वहाँ लोअर लेवल से रिकवरी आ गई। एमसीएक्स में भी लोअर लेवल से रिकवरी आ गई। आई थिंक सीडीएसएल वगैरह ये जब स्टॉक्स हैं इनमें लोअर लेवल से आप देखिए सीडीएसएल किस तरीके से नीचे खुला इतने बड़े गैप डाउन के साथ, उसके बाद उसमें रिकवरी आ गई। तो ये चीज़ होगी। ये एक स्पेस है जिस पर आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं। रियल एस्टेट मुझे लग रहा है एक और स्पेस है जहाँ पर काफ़ी बीट एंड डाउन पॉकेट रही है। वहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अगर ये मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई तो थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग बढ़ सकती है। पीएसयू बैंक मुझे लगता है कि एक और स्पेस है जहाँ पर नॉट जस्ट पीएसयू बैंक बट पीएसयू ओवरऑल, वहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी इस समय शॉर्ट कवरिंग के तड़के मिल रहे हैं। आज सुबह हमने एसबीआई की बात की थी, कल एसबीआई में जिस तरीके का क्लोज था, आज आप एसबीआई का मूड देखिए, आज आप पीएसयू बैंकों का मूव देखिए, आज पीएसयूज का मूव देखिए,
PSUs में मुझे लग रहा है कि एक थोड़ी सी बाइंग आ सकती है। अगेन मैं फिर एक चीज़ कह रहा हूँ, लेकिन इस बाइंग को या इस रैली को ये बिल्कुल समझने की गलती मत करिए कि बस सब कुछ बॉटम हो गया और अब मार्केट यहाँ से वन वे चलेगा। ये मार्केट का काम है इस तरीके से बीच बीच में काउंटर ट्रेंड, जैसे फॉर एग्जांपल जब मार्केट में बहुत बड़ी बुल मार्केट होती है तभी तो बीच बीच में गिरावट आती है ना, उस गिरावट से बुल मार्केट खत्म तो नहीं हो जाती। इसी तरीके से सिर्फ एक दिन की रैली से ये बेयर मार्केट नहीं खत्म होगी, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम शेयर से समझ लेते हैं। शेयर बताइए। जी सर, जिस तरीके से आज रैली देखने को मिली तो शुरुआत तेज़ी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ ही होगी। आपके स्क्रीन पर इस वक्त आता हुआ नजर आएगा। देखिए अडानी ग्रुप के स्टॉक्स आपको ज़्यादा आज दिखेंगे। अडानी पोर्ट्स देखिए कल करीब 5% तेज़ होकर कारोबार कर रहा है। पावर ग्रिड में अच्छी तेज़ी 4.25% से ज़्यादा तेज़ होकर कारोबार कर रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा यूबीएस की बुलिश रिपोर्ट, उसमें और डिटेल में बताऊंगी बाद में। 4% की तेज़ी यहाँ पे भी देखने को मिली है। और अडानी एंटरप्राइजेज जाहिर सी बात है यहाँ पे भी खरीदारी लगभग 4% के करीब। यहाँ पे देखिए कुछ और स्टॉक्स, इसमें भी आपको अडानी ग्रुप के स्टॉक्स दिखेंगे। अडानी ग्रीन, अडानी एनर्जी सोल्यूशंस और IIFL फाइनेंस में देखिए 11% की रैली आज के सत्र में देखने को मिली है। कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर डेंट ज़्यादा पड़ता नजर आया है रैली के बावजूद, उसमें बजाज फाइनेंस शामिल है। देखिए 3.25% के करीब यहाँ पे दबाव देखने को मिला। इंडसइंड बैंक भी टूटकर ही कारोबार कर रहा है फिलहाल 1% से ज़्यादा। HDFC बैंक भी आज 1% से ज़्यादा टूटकर कारोबार कर रहा है। ग्रासिम में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है 0.5%। और भी कई ऐसे स्टॉक्स देखिए BSE, NSE के एक्सपायरी के बदलाव के खबर के बाद इस स्टॉक पर भी डंड पड़ा। हालांकि जिस तरीके से सुबह गिरावट देखने को मिल रही थी, अब ये थोड़ी कम गिरावट हो गई है, 2.5% गिरकर कारोबार कर रहा है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट देखिए 2% के करीब यहाँ पे भी मुनाफा वसूली। और मुथूट फाइनेंस भी गिरावट का शिकार हुआ आज 1% से ज़्यादा। वोल्टास भी 1.5% गिरकर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ योजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह मौजूद हैं। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गावसर से, मानस जायसवाल, सोनी पटनायक, शिवांगी सारदा, विकास सालुंखे और आशीष कयाल से। 2:15 पर यतिन बताएंगे अडानी ग्रुप के शेयरों में आज जोरदार तेजी क्यों है। साथ ही यतिन 2:20 पर आपको ये भी बताएंगे कि जेंसॉल में भारी गिरावट आखिर क्यों आई आज। 2:25 पर मैं बताऊंगी आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा पर ब्रोकरेजेस बुलिश क्यों है। साथ ही 2:35 पर मनीष जी बताएंगे क्यों चमके हैं मेटल शेयर, मनीषा जी इनफैक्ट। और 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ डेलवाइस एसेट मैनेजमेंट के CIO इक्विटीज़ त्रिदीप भट्टाचार्य जी होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। 3:15 पर यतिन बताएंगे आपको डीलिंग रूम में किन शेयरों पर है फोकस। 3:10 पर अनुसर से कल के लिए लेंगे स्ट्रैटेजी। 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। ओके चलिए फिर अब हमारा पैनल तैयार है और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। फाइनली ग्रीन डे। गावा सर क्या ट्रेड होगी इस समय की? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सॉरी। और स्टॉक का नाम है हिंडाल्को। जो सुबह मैंने क्विक सिग्नल पे दिया था उसका टारगेट था 660, वो भी अचीव हो गया। अब 660 तो पहुंचा है, मुझे अब भी और भी अच्छा लगता है। ये स्पिल ओवर ट्रेड हो सकता है कल तक के लिए। इसका जो नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट है हिंडाल्को का वो है 675 का। स्टॉप होना चाहिए 650 का, तो इसको फुल ट्रेड कर ले सकते हैं। इसमें स्ट्रेंथ है हिंडाल्को। 650 का स्टॉप लॉस लगाकर बाइंग करने की सलाह है हिंडाल्को में। मानस जी वेरी गुड आफ्टरनून, आपने क्या पिक किया आज के सत्र के लिए? गुड आफ्टरनून शेयर जी। तो देखिए PI इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 60 मिनट चार्ट पे हाई टॉप हायर बॉटम से कंफर्मेशन है। स्टॉक अपने ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो PI इंडस्ट्रीज में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 31-38 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 3089 का। 3089 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 3240 3240 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। अगर चाहे तो यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड लिया जा सकता है। 3200 वाला कॉल ऑप्शन जो 70 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पे आपको 49 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और इस ऑप्शन में 110 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके PI इंडस्ट्रीज ये हो गई मानस जी के पिक। सोनी जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे बाय रहेगा टाटा पावर में। टाटा पावर में आज फ्रेश लॉन्ग्स ऐड हो रहे हैं। 7% की फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप पोजीशन नजर आ रहा है और यहाँ पे चार्ट्स पे 10-20 DMA को भी क्रॉस किया है। सो टाटा पावर फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 348 स्टॉप लॉस रहेगा, 365 टारगेट के लिए। 348 का स्टॉप लॉस ला के टाटा पावर के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय सोनी जी की तरफ से आते हुए। आप बताइए विकास जी, आपने क्या पिक किया है? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू।
गुड आफ्टरनून श्रेया। देखो, ओवरऑल मार्केट में ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव देखने मिल रहा है। मेरा पहला बाइंग रहेगा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक, जहाँ पे हमने देखा है कि एक ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुकी थी। 3000 के आसपास ये लो करके ऊपर वापस रिबाउंड कर रहा है। मुझे लगता है कि 3370 का एक इम्पोर्टेंट हर्डल इस काउंटर में देखने मिल रहा था, जो यहाँ पे आज के इंट्राडे में यहाँ पे क्लियरली एक अच्छे से ब्रेकआउट करके उसके ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक बाय करना है यहाँ पे। 3290 का एक स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा, और ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 3670 के आसपास के टारगेट यहाँ पे लग रहे हैं, आते हुए देखने मिल रहे हैं। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में जो मोमेंटम यहाँ पे कैरी करते हुए देखने मिल रहा है, मुझे लगता है वो आगे भी करते हुए देखने मिलेगा। तो 3670 के टारगेट के लिए इसको बाय करना है। 3290 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके चलना है आज के डे लो का। तो मुझे लगता है 1 से 2 दिन में एक अच्छा पॉजिटिव रुझान इस काउंटर में आते हुए देखने मिल सकता है। अब चलते हैं आशीष ख्याल के पास। आशीष जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। देखिए, मेरा जो ट्रेड होगा वो है इंडिगो पे। यहाँ इंटरग्लोब एविएशन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस देखा गया। अगर आप रेशियो एनालिसिस करके देखें, और जहाँ सारे बाजार में गिरावट देखी जा रही थी, ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा था, और आज के दिन भी एक बुलिश ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स अच्छे खासे पिकअप हुए, तो कोई भी डिप मिलती है तो इंडिगो पे बाय की राय होगी। टारगेट ऊपर में देख सकते हैं 5050 का इस स्टॉक के अंदर, और स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो है 4560 का। ठीक है, इंटरग्लोब एविएशन एट डे हाई, ये बाई साइड की ट्रेड आशीष जी की तरफ से आती हुई। गौरांग जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आप क्या पिक कर रहे हैं सर? जिस तरीके से तेजी देखने को मिल रही है बाजार में, कौन से स्टॉक्स अभी आपको पसंद आ रहे हैं? धन्यवाद श्रेया, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो विकल्प के रूप में एक क्षेत्र जहां पर थोड़ा बहुत दबाव था, लेकिन आज और कल में हमने थोड़ी बहुत राहत देखी, वो ऑटो क्षेत्र। और ऑटो क्षेत्र में से हमने 2 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनी टीवीएस मोटर्स का चयन किया है। कारण एक तो नतीजे अच्छे, दूसरी तरफ जो कारोबार की रणनीति है खास करके ईवीज को लेकर के और बाकी अन्य इनके जो प्रोडक्ट्स है उसको लेकर के सकारात्मक नजर आती है। जो करेक्शन आया है वो एक उसका लाभ लेते हुए अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो 2800 तक के लक्ष्यांक बुनियादी के आधार तर्क के आधार पर अनुमानित हमने तय किए हैं। और डर बिल्कुल है, क्योंकि 2 अप्रैल तक स्पष्टीकरण आएगा अमेरिका के तरफ से और कौन से क्षेत्र पर टैरिफ लगेगी। ऑटो क्षेत्र उसमें से एक ऐसा जिक्र किया था राष्ट्रपति ट्रंप ने। लेकिन लंबी अवधि के लिए हमें लग रहा है कि इस तरह की नकारात्मक परिस्थिति लंबी अवधि के लिए निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। ओके, चलिए, तो ये इस समय लंबी अवधि के लिए बाय करने के लिए टीवीएस मोटर आपके रेडार पर रहेगा। आप एक बार IIFL का शेयर देखते हैं। IIFL फाइनेंस का शेयर 10% ऊपर अब, और वायदा का टॉप गेनर अब इस समय ये स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। 10% के करीब गेंस IIFL फाइनेंस में। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून, कोई व्यू IIFL पर? अनुज भाई, गुड आफ्टरनून, शुभ दिन आपको भी हमारे तरफ से सभी को प्रणाम। तो स्पेसिफिक व्यू तो नहीं है, विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं एक चीज बिल्कुल कहना चाहूंगा। आज जो खबर आई है, एक्सपायरी गुरुवार से निकाल करके सोमवार करने की बात कही है NSE की तरफ से, उसके कारण शेयर बाजार से जुड़े हुए कुछ बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनियों में गिरावट आई है। फिर चाहे वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, या फिर इंटरमीडिएटरीज। अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है और आपका मानना यह है कि शेयर बाजार अच्छा करेगा आने वाले कुछ सालों तक, तो शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियों में आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स पर ध्यान रखना चाहिए। एक और सेक्टर की बात करते हैं। इनफैक्ट आज देखिए मेटल पैक, हालांकि सभी सेक्टर्स में आज खरीदारी देखने को मिल रही है, लेकिन मेटल सेक्टर देखिए 3.5% के करीब ये स्टॉक, ये सेक्टर पूरा उछलता हुआ। और अगर आप नज़र दौड़ाएंगे इसके सेक्टर स्पेसिफिक थे तो JSW स्टील देखिए डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ। हिंडाल्को जो गावस्कर की बाई पिक भी है आज, वो भी डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ। टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। गौरांग जी, आपको मेटल पैक से कोई अच्छे स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं क्या, जहाँ पे अभी फिलहाल मीडियम टर्म के लिहाज से लोग अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं? मध्यम अवधि के लिए नहीं श्रेया, लेकिन आपको लंबी अवधि का नजरिया रखना चाहिए, क्योंकि कारण विदेश से जो खबरें आती हैं अमेरिका के तरफ से, मेरे ख्याल से इस मंथ के 15-20 तारीख तक एल्यूमिनियम स्टील, फिर चाइना से कुछ स्टिमुलस पैकेज पसंद तो आता है। टाटा स्टील, JSW स्टील, NMDC, वेदांता, हिंडाल्को, JSPL, ये सब धातु क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों पर हमारी खरीदारी की राय है, लेकिन समय सीमा थोड़ी लंबी होनी चाहिए बाकी अन्य क्षेत्र के मुकाबले।
समय सीमा थोड़ी लंबी, जिस तरीके से यूएस से न्यूज़ आते हैं तो स्टॉक में समीकरण भी बनते हैं, तो फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिहाज से कुछ ऐसे स्टॉक सुझाए टाटा स्टील, हिंडाल्को, गौरंग जी को पसंद है। लेकिन सर मेटल स्पेस में आप अगर देखें तो सबसे ज़्यादा तेज़ी आज इसी सेक्टर में देखने को मिल रही है, 3.5%। क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहला तो एक बार आप डॉलर इंडेक्स देखिए। आई थिंक काफ़ी हद तक मार्केट को लग रहा है कि अभी जो टैरिफ्स वगैरह का इम्पैक्ट आना था, अब चाइना भी जो बात कर रहा है, आई थिंक उससे एक तरीके से कमोडिटीज़ इन जनरल शायद थोड़ा सा महंगी होंगी। और डॉलर इंडेक्स दिखा दीजिए एक बार, 105 पे आ गया डॉलर इंडेक्स। और जितना डॉलर नीचे आएगा उतना कमोडिटीज़ के लिए पॉजिटिव है, तो ये एक इम्पैक्ट है। दूसरी चीज़ जो मेटल्स के फेवर में जा रही है यहाँ पर, वो मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों का मानना है कि अब वो काफ़ी समय से एक चर्चा हो रही है एंटी डंपिंग ड्यूटी भारत की तरफ से भी लगाने के लिए। स्टील पर, एल्यूमिनियम पर, इन सब पर काफ़ी समय से इंडस्ट्री की डिमांड रही है कि ये ड्यूटी लगाई जाए, और आई थिंक गवर्नमेंट इसके ऊपर शायद कुछ सोच विचार भी कर रही है। ऐसा हो सकता है कि किसी एक दिन उठकर ये न्यूज़ आ जाए कि हमने वो सेफगार्ड ड्यूटी वगैरह ऐसा कुछ लगा दी है। ये भी एक कारण हो सकता है। तो जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये 2-3 कारण हैं, ग्लोबल प्लस लोकल, इन फैक्टर्स की वजह से थोड़ा सा ये मेटल शेयरों में इस समय थोड़ी सी मजबूती आ रही है। टेक्निकली भी ये सारे के सारे स्टॉक्स मुझे लग रहा है काफ़ी ओवरसोल्ड हो गए थे, और रिकवरी के हिसाब से अगर शॉर्ट कवरिंग आनी थी, फॉर एग्जांपल आप एक बार JSW स्टील का चार्ट देख लीजिए, जैसे आज है, आज 998 पर है। इसका जरा 3 महीने का चार्ट एक बार दिखा दीजिए JSW स्टील का। ये देखिए मतलब काफ़ी स्टॉक्स जो है ना काफ़ी ओवरसोल्ड हुए थे, तो वो थोड़ा सा एक पुल बैक भी आ रहा है। और थोड़ा सा जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये ग्लोबल फैक्टर प्लस डोमेस्टिक फैक्टर, इसकी वजह से थोड़ी सी रैली आ सकती है। बिल्कुल, एक बार चार्ट चेक भी ले लेते हैं इस पे। हालांकि स्टॉक्स चुने गए हैं, टाटा स्टील भी रखिए एक बार स्क्रीन पर, यहाँ पे भी डे हाई के करीब ये स्टॉक आता हुआ। बताइए सोनी जी, टाटा स्टील, JSW स्टील में से बेटर चार्ट कौन सा लग रहा है आपको, जहाँ पे लोग, इनफैक्ट पहले ये बताइए कि फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्या इन दोनों ही स्टॉक्स में, और कौन बेटर लग रहा है आपको? श्रेया जी, कल हमारा BTST था रिकमेंडेशन JSW स्टील में, और 1000 का टारगेट था तो अचीव हुआ है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। थोड़ा सा इसको डिक्लाइंस में बाय करना चाहिए, करीबन 990 985 के रेंज में अगर दोबारा नजर आता है तो वहां पे बाय करना चाहिए, और वहां से अगेन टुवर्ड्स 1000 के टारगेट्स नजर आ सकते हैं। बट फ्रेश बाइंग करंट लेवल से अगर देखा जाए तो टाटा स्टील में मुझे अभी भी बेटर लग रहा है, और यहाँ से मुझे लगता है कि 150 152 की तरफ जा सकता है। सो टाटा स्टील में करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं 142 स्टॉप लॉस के साथ, 150 152 टारगेट्स के लिए। टाटा स्टील। चलिए अब बात करते हैं अदानी ग्रुप स्टॉक्स की, जहां पर आज काफ़ी फोकस है, और F&O के टॉप 5 गेनर्स में जो 3 अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं, आखिरकार क्या चल रहा है यहाँ पर, क्यों है ये रैली, ये समझते हैं यतिन से। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और अगर हम अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की बात करें तो ऑब्वियसली सारे के सारे स्टॉक्स में 4-5-6% तक की तेजी इंट्राडे में आप आज देख रहे हैं। न्यूज़ फ्लोज सारे के सारे अदानी ग्रुप के मुख्य शेयरों पे आपको दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले अदानी एंटरप्राइज की बात करें तो इनका जो एयरपोर्ट्स बिजनेस है, यहाँ 2 डेवलपमेंट हो रहे हैं। सबसे पहले अपोलो ग्लोबल से लिए हुए $750 मिलियन का जो कर्ज है, इसको रीफाइनेंस करने के लिए कंपनी ब्लैक रॉक और सिटाडेल जैसी बड़ी संस्थाओं के साथ बात कर रहे हैं, और अगर ये रिफाइनेंसिंग हो गई तो कॉस्ट ऑफ डेट में आपको एक अच्छा रिलीफ मिलता हुआ नजर पड़ सकता है। इसके अलावा कंपनी अलग से $750 मिलियन अपने एयरपोर्ट बिजनेस के विस्तार के लिए जुटा सकती है। इसमें से ऑब्वियसली मेजॉरिटी पोर्शन डेट से रहेगा, लेकिन इक्विटी फंड रेज भी कंपनी कर सकती है अपने एयरपोर्ट कारोबार में, ये क्लियरली न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं। तो लगभग $1.5 बिलियन का कुल मिला के फंड रेज, जहां आधा पैसा लगभग रिफाइनेंसिंग के लिए जाता हुआ नजर पड़ेगा। तो ये स्टॉक ऑब्वियसली एयरपोर्ट कारोबार के गतिविधियों के चलते मोमेंटम में दिखाई दे रहा है। अदानी ग्रीन की बात करें तो इनका जो 50 गीगावाट का टारगेट है 2030 का, ये मैनेजमेंट ने रीट्रेट किया है, और कुल मिला के रिफाइनेंसिंग के लिए कंपनी ने लगभग 9,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा 2 दिन पहले ही क्लियर अप कर दिया है। तो रिफाइनेंसिंग के ये सौदे के बाद भी शेयर में आप कंटिन्यूस अपटिक देख रहे हैं। आज 8% स्टॉक ऊपर है। अदानी बात करें तो ICICI सिक्योरिटी 24 अपसाइड वाली आज रिपोर्ट निकाली है, जहां इनका लक्ष्य काउंटर पे ₹600। जिस तरीके में आपको समर में आती हुई नजर पड़ेगी, पावर शेयर्स आज फोकस में। और की बात करें तो इनका मंथली जहां इनका ओवर कार्गो वॉल्यूम 3% साल दर साल बेसिस बढ़ते हुए नजर आया। तो विविध न्यूज़ चलते अदानी ग्रुप में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ओके, अदानी ग्रुप के शेयरों में अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, बिल्कुल, शुक्रिया।
गौरांग जी, अदानी ग्रुप कोई स्टॉक बाय करेंगे क्या आप? देखिए, ऐसे तो खरीदारी की राय एसीसी और आहूजा में कुछ हद तक है। सीधे सीधे तो कवरेज नहीं है, लेकिन ये दोनों ही कंपनियां, अडानी पोर्ट्स, 3 कंपनियां, अनुज भाई, अगर आप अडानी समूह में कौन सी वो मजबूत कंपनियां हैं करें तो अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर, ये तीनों ही कंपनियां काफी सक्षम और मजबूत है। और खास करके अडानी पोर्ट जिस प्रकार से एक्सपोर्ट्स को लेकर के सरकार की तरफ से बातें सामने आई हैं और नीतियां सामने आई हैं, मेरे ख्याल से पोर्ट से जुड़ी हुई या फिर कंटेनर लॉजिस्टिक्स से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। ठीक है, अडानी पोर्ट्स और एसीसी लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। गौरांग जी के पिक्स में कुछ ये स्टॉक्स शामिल। इनफैक्ट एक बार चार्ट चेक भी लेते हैं। अडानी पोर्ट जिस तरीके से इसमें खरीदारी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। विकास जी, आप बताइए, अडानी पोर्ट्स का चार्ट कैसा लग रहा है फिलहाल? जिनके पास है वो अभी होल्ड करे, स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, या फिर कोई और रणनीति यहाँ पे अपनानी चाहिए? जी, अगर अडानी पोर्ट की बात करो तो अभी भी ये 50 में के नीचे ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, और हालांकि लास्ट 2 से 3 मंथ से देख रहे हैं उसी रेंज में आके वो 50 डीए में कुछ कर रहा है, बट उस पर ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। तो 1130 के ऊपर अगर ये काउंटर निकलता है तो मुझे लगता है उसके बाद एक अप ट्रेंड देखने मिलेगा। यहाँ से इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने मिलेगा 1130 के आसपास, इसकी रेंज में देखने मिलेगा। नीचे में हालांकि जो आज एक अपमूव देखने मिला था, तो 1090 अभी एक बेस बना चुका है इंट्राडे में। तो अगर जिनके पास पोजीशन है तो 1130 का एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टारगेट यहाँ पे लेके चल सकता है। अगर उसको क्लियर करता है, उसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस अगर बंद होता है, तो ही ऊपर की रेंज ओपन होते हुए देखने मिलेगी। तो नीचे में 1090 का ही और ऊपर में जो टारगेट देखने मिलेंगे यहाँ से वो 30 के आसपास। चलिए यतिन के पास वापस जेंसोल सेकंड रनिंग, आज इसमें 10% का सर्किट, एक बार स्टॉक दिखाई, ध्यान रखिएगा। कल भी ये स्टॉक लोअर सर्किट शायद 20% का सर्किट था, 10% का सर्किट। क्यों इसमें बड़ी गिरावट है? इकरा ने क्या कहा है इस कंपनी को लेकर? एक बार वापस चलते हैं यतिन के पास। तो यतिन, 2 दिन का सर्किट और जिस तरीके के आज वॉल्यूम है, लगता नहीं कि कल भी खुलेगा सर्किट। बिल्कुल और एक बहुत सीरियस लेवल के फ्रॉड के एलिगेशंस आपको दिखाई पड़ रहे हैं इकरा की क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट में। केयर ने तो ऑलरेडी कंपनी की रेटिंग्स डिफ़ॉल्ट कर दी हैं, और जो देर शाम येस्टरडे आपको इकरा की रिपोर्ट देखने को मिली, यहाँ भी एक बड़ा खुलासा हुआ। इकरा के मुताबिक जेंसोल ने फॉल्सिफाई करके डॉक्यूमेंटेशन को इस तरीके से पेश किया कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन नॉर्मल है और कंपनी रेगुलरली बैंक के लोन सर्विस कर रही है। हालांकि इकरा को इस बात का पता चल गया और इनको ये भी लग रहा है कि कंपनी के पास सफिशिएंट लिक्विडिटी नहीं है, जिसके कारण वो आने वाले जो रीपेमेंट्स है, इंक्लूडिंग जो 300-400 करोड़ रुपए का रीपेमेंट अगले वित्त वर्ष में बैंकों को देना पड़ेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देना पड़ेगा, उस तर्ज पे कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो मीट नहीं कर पाएंगी। इसका मतलब सीधा है कि कंपनी जो है पूरी तरीके से आगे जाके डिफ़ॉल्ट कर सकती है, और इसी चीज़ को देखते हुए कंपनी की रेटिंग्स डिफ़ॉल्ट कर दी है इकरा ने। और अगर हम प्रोजेक्ट रिस्क की बात करें तो कंपनी ने काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स भी रिसेंटली इन्होंने जीते हैं, जिनका ऑर्डर बुक वैल्यू 3000 करोड़ से ज़्यादा है। और ऑब्वियसली कंपनी के पास वो टाइप की कैपेबिलिटी या वो टाइप का वर्किंग कैपिटल भी नहीं है जिससे ये प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो। तो ऑर्डर बुक ही रह गई, किसी प्रकार का एग्जीक्यूशन होना मुश्किल है, ऐसा इकरा को लगता है। और अगर हम कंपनी की जो इकाई है ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी, यहाँ भी कुछ दिनों पहले एनसीडीज़ के पेमेंट्स की बात करें तो यहाँ भी हमने एक बड़ा डिले देखा। इकरा की रिपोर्ट ये भी कहती है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे इरेडा, पीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक जैसी, एचडीएफसी बैंक जैसी इंस्टीट्यूशन के पास भी जेंसोल ने कर्जा लिया है, और कहीं ना कहीं ये जो रेटिंग एक्शन है ये अब आपको ख़राब लोन में तब्दील होता हुआ दिखाई दे सकता है इन सारी कंपनीज़ में। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली इरेडा की तो 636 करोड़ का यहाँ एक्सपोजर देखने को मिल रहा है, और इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल लोन्स। और पीएफसी की बात करें तो इकरा के हिसाब से 335 करोड़ का लोन आउटस्टैंडिंग है, जो वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के हिसाब से मॉनिटर कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस पर यतिन। गौरांग जी, कोई व्यू है क्या आपका इस स्टॉक पर, या नहीं देखा इसे? नहीं, कवरेज तो नहीं है, लेकिन क्या कहे अनुज भाई, इस प्रकार की कंपनी जब ऐसे फर्जीवाड़े होते हैं तो मेरे ख्याल से सावधानी और भी बरतनी चाहिए। किसी प्रकार का उतावलापन अनुज भाई, ये सोच के कि भाई 10-20% या 30% गिरा है तो कुछ वैल्यू बाइंग हो जाए,
ऐसी सब चीजों से सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल देखिए, जो बात गौरांग जी ने कही ना, जी उससे पूरी तरीके से सहमत हूँ। और यही रिस्क होता है ये सब फैंसी स्टोरीज में। वो कुछ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वगैरह वगैरह की कुछ चीज़ें चल रही थी। इसका अब सिर्फ आज का चार्ट मत दिखाइए, इसका एक हफ्ते का चार्ट दिखाइए। अच्छा, एक और दिक्कत क्या होती है ना श्रेया इन चीज़ों में, मिड कैप मार्केट में आपको याद होगा मैं काफ़ी टाइम से कॉशियस हूँ। मैंने एक आर्ग्यूमेंट सुनी थी कि जब बेचने का टाइम आएगा तब बेचेंगे, अभी नहीं बेचना है। तो बेचने का टाइम आता है ना, बिकता नहीं है। अब बेच के दिखा दीजिए आप जेंसोल का एक भी शेयर पिछले 2 दिन से, एक शेयर बेच के दिखा दीजिए, नहीं बिकेगा वो, लोअर सर्किट पे सेलर ओनली है। तो इसके लिए तो ये कहना ना कि जब टाइम आएगा तब बेचेंगे, ये बहुत डेंजरस होता है। इसमें ऑब्वियसली जब चीज़ें अच्छी हो रही हों और बहुत ज़्यादा एक पहला साइन दिखे, वहीं पर आपको इनमें बेचना होता है, जिसमें आपको कई बार ये जरूर होगा कि आपके बेचने के बाद भी हो सकता है स्टॉक और 20% चल जाए। लेकिन जैसे कि हुआ भी, जब से हमने मिड कैप स्मॉल कैप पे कॉशियस व्यू लिया था, उसके बाद से काफ़ी स्टॉक वहाँ से 20% भागे। लेकिन आज देखिए वो स्टॉक्स कहाँ गए, वो 40-50, इन सर्टेन केसेस 60-70% गिर गए हैं अपने हाई से। तो ये थोड़ा सा एक इशू हो जाता है। चलिए खैर, बात जेंसोल की हो रही है तो ऑटो स्पेस में ही रहते हैं। ब्रोकरेज हाउस की पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद महिंद्रा में अच्छी तेज़ी है। यूबीएस ने शेयर को अपग्रेड किया था। श्रेया ने सुबह भी बताया था इस रिपोर्ट के बारे में, थोड़ा दोबारा समझते हैं कि क्यों ये 4% ऊपर है। श्रेया बताइए। जी बिल्कुल, महिंद्रा एंड महिंद्रा पे यूबीएस की रिपोर्ट है, अपग्रेड करके बाइंग की कॉल दे दी है। टारगेट प्राइस अगर आप देखें तो 3,300 रुपये प्रति शेयर कर दिया है, यानी कि अभी जिस ट्रेडिंग प्राइस से कारोबार कर रहा है उससे 21% का अपसाइड पोटेंशियल यूबीएस को नजर आ रहा है इस पर्टिकुलर काउंटर में। अच्छा क्या लग रहा है यूबीएस को, तो देखिए जो सभी ब्रोकरेजेस हाउस इनफैक्ट कह रहे थे कि टेस्ला की एंट्री से लेकर जो कंपटीशन का हीट ऐसा भाप के चल रहे थे मार्केट, वो अब धूमिल होता नजर आ रहा है। तो टेस्ला की एंट्री से कोई कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा आने वाले वक्त में, ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। साथ ही अगर आप देखें तो फिनेंशियल ईयर 2026 के लिए वॉल्यूम जो ग्रोथ है वो 9% रहने की उम्मीद है, ये भी एक अच्छी बात है। साथ ही एसयूवी डिमांड में देखें तो उसमें मजबूती आई है। फार्मिंग इक्विपमेंट्स में आप देखें तो वहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। और फरवरी ऑटो सेल्स में देखें आप तो ट्रैक्टर में इनफैक्ट 18% की बढ़ोतरी साल दर साल के हिसाब से हमें देखने को मिली। और तीसरी तिमाही यानी कि Q3 में भी फार्मिंग इक्विपमेंट्स को लेकर अच्छा बिजनेस किया था कंपनी ने, इसलिए यूबीएस ने इसको बाय की कॉल दी है। और आज भी देखिए स्टॉक 4% ऊपर तेज होकर कारोबार कर रहा है। बिल्कुल गाबा सर, महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या निफ्टी के स्टॉक्स में ये उन स्टॉक्स में से होगा जो अपने 52 वीक हाईस को सबसे पहले हिट करेंगे? आई थिंक हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। इतना है कि सिर्फ 3 हफ्ते से काली गिरावट आई है और जो बेस बना है महिंद्रा महिंद्रा में बढ़िया है। कल थोड़ा एग्रेसिव कॉल था, लेकिन आज लगता है कि 2820 एक बार पार कर रहे हैं तो वहां पर एक कंफर्मेशन मिलेगा कि बॉटम आउट इज इन प्लेस। और महिंद्रा स्टॉक इतना अच्छा है कि शायद पहले ही होगा, पहले दो चार स्टॉक में होगा जो कि एक ऑल टाइम हाई पर जा सकता है। इसमें कैपेबिलिटी है एमएनएम। ओके, एक बार स्टॉक लेकर आइए जरा। मन्नापुरम का बैन में है हालांकि स्टॉक, लेकिन मन्नापुरम सुबह फ्लैट खुला था, लेकिन अब थोड़ा सा मोमेंटम इस स्टॉक में अच्छा आ रहा है। 202.40 पर मन्नापुरम। गौरांग जी, काफ़ी समय से मार्केट कयास लगा रहा है कि वो बेन वाली डील कब आएगी, और कुछ प्राइस भी डिस्कस हो रही है 230 से 240 के बीच में, लेकिन वो जब आएगी तब आएगी। क्या व्यू रहेगा इस स्टॉक पर? मैं आपकी बात से सहमत था जब आपने कहा ना अनुज भाई कि टाइम आएगा तब देखेंगे। तो टाइम आपको पूछ कर नहीं आता है ना अनुज भाई, तकलीफ ये लोगों की समझ में ये बात आती नहीं है कि समय आपको आकर के पूछा नहीं, कहेगा नहीं कि हम आ गए अब बेच दो या फिर आप खरीद लो। तो खबर के आधार पर, आने वाली खबर के आधार पर आप, भले वो मन्नापुरम में या कोई भी कंपनी हो, जब तक कंपनी की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं आता है और हस्ताक्षर नहीं हो जाते हैं, तब तक मेरे ख्याल से बातों पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। जहां तक बात है मन्नापुरम की, तो हमारी पहले खरीदारी की राय थी, हमारे लक्ष्यांक आ चुके हैं और हमने मुनाफा वसूली की राय दी है। ठीक है, टारगेट आ चुके हैं और मुनाफा वसूली की राय फिलहाल मन्नापुरम फाइनेंस में। गौरांग जी की तरफ से आते हुए कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जिसमें आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी। आईटी पैक में अच्छी तेज़ी है और इसी का एक स्टॉक देखें आप, कोफोर्ज करीब 7% से ज़्यादा, 7.5% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। ये पर्टिकुलर काउंटर आशीष जी आप बताइए कैसा लग रहा है आपको और क्या रणनीति यहाँ पे अपनाए निवेशक?
देखिए अगर कुफॉर्ज की बात करें आज काफी अच्छी खासी तेजी है, करीबन 7.5-8% ऊपर छलांग लगा चुका है। डे हाई से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर रिवर्स होने की गुंजाइश है और बहुत दिनों के बाद में यहाँ पर थोड़ी बाइंग इमर्ज होते हुए नजर आ रही है ब्रॉडर मार्केट के साथ में। तो कुफॉर्ज पे मेरे ख्याल से लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की जा सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा। स्टॉप लॉस नीचे का जो गैप एरिया है आज का अराउंड 7,500 वो स्टॉप लगा के रखे और ऊपर में हम टारगेट देख सकते हैं स्टॉक के अंदर करीबन 8,150। बिल्कुल। चलिए बात हुई कुफोज पर। अच्छा चलिए बहुत लोग पूछते हैं कि क्या जो मेरा सुबह मैंने कुफोज पर व्यू लिया था क्या वो गलत था। मैं अभी भी उस पे ये कहूँगा कि जिस तरीके से मैंने एक्सपेक्ट किया था उस तरीके से नहीं प्ले आउट हुआ, लेकिन अब थोड़ा सा उस तरीके से प्ले आउट हो रहा है। आप देखिए आपने हाई 8,000 का हाई लगाने के बाद वहाँ से थोड़ा सा करीब नीचे। 250 रुपये के करीब रिट्रेस हुआ है, 3% के करीब। और आज इसमें एक चीज़ हो गई, आज इसमें ओवरऑल आईटी में बड़ी रैली का टेलविंड मिल गया। अगर वो नहीं हुआ होता ना, अगर आईटी में वही चल रहा होता जो पिछले कई दिनों से चल रहा है, तब तो ये रैली बुरी तरीके से फेल होती। लेकिन है जो भी है, आज एक पॉइंट ये था कि वो अगर आप सिर्फ वो पहले 10 मिनट की विंडो को छोड़ दें जिसमें एक गैप अप से खुलने के बाद ये खुला था करीब 7600-7650 पर, इतने बड़े गैप अप पर खुलने के बाद भी एक बार के लिए 8,000 तक चला गया, लेकिन अब 8,000 से रिट्रेस भी हुआ है। और अब अगर इसने ये 7500 के नीचे गया जो ओपनिंग का लो था ट्रेडेड बैंड का, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी शायद दिक्कत बढ़ सकती है यहाँ पर। लेकिन बात कुफोज की हो रही है, एक दो और आईटी स्टॉक्स पर व्यू ले लेते हैं। मानस एक बार बिरला सॉफ्ट इस पर व्यू हो जाए। और देखिए बिरला सॉफ्ट में भी एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिला है, लेकिन अभी रिवर्सल के साइन चार्ट्स पे कोई खास दिख नहीं रहे हैं। जब तक 450 के नीचे ट्रेड करता रहेगा तब तक कॉशियस अप्रोच ही रहेगी। अगर 450 के ऊपर निकला तो शायद आपको 20 डे मूविंग एवरेज टेस्ट होते दिखेंगे, तो उस केस में 475 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। बट आई थिंक अभी खरीदारी की एडवाइस तो नहीं रहेगी। कि अभी खरीदारी की एडवाइस नहीं है। 450 के ऊपर निकले तब कोई पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। चलिए अब बाजार की तेज़ी के बारे बात करते हैं। देखिए बाजार में तेज़ करेक्शन के बावजूद अगर आप देखें तो मिड और स्मॉल कैप वैल्यूएशन अभी भी महंगा है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक गिरावट के बाद लार्ज कैप सस्ते हुए हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप से अभी भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। मोतीलाल ओसवाल की पूरी रिपोर्ट बताने के लिए मिताली जुड़ी हुई है। बताइए मिताली, क्या है रिपोर्ट? तो ओवरऑल रिपोर्ट का स्टैंड यही निकल रहा है कि वो फिलहाल लार्ज कैप स्टॉक्स के प्रति थोड़े बुलिश नजर आ रहे हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स जो है वहाँ से उन्होंने दूर रहने की यहाँ पे सलाह दी है। वैल्यूएशन पिक्चर जो उन्होंने प्रेजेंट किया है उस पर नजर डालते हैं तो 5 महीने पहले लार्ज कैप अगर इंडेक्स की बात करें तो 22 PE के मल्टीपल पे ट्रेड करा था, जो अभी थोड़ा ठंडा 18x के यहाँ पे वैल्यूएशन पे नजर आ रहा है। वही मिड कैप और स्मॉल कैप में भी हमें वैल्यूएशंस ठंडे होते नजर आए हैं। 5 महीने के पहले देखें तो 35x से 27 टाइम्स का मल्टीपल अभी देखने को मिल रहा है मिड कैप में, और स्मॉल कैप में भी 24 टाइम्स का जो पीई मल्टीपल था वो अभी 21 टाइम्स के पीई मल्टीपल पे देखने को मिल रहा है। तो लार्ज कैप की तरफ मोतीलाल ओसवाल यहाँ पे काफी बुलिश नजर आए। उन्होंने अपना एलोकेशन भी इस पर्टिकुलर इंडेक्स में बढ़ाया है। 76% के करंट एलोकेशन के साथ वो यहाँ पे बैठे हैं लार्ज कैप में, और रीजनेबल वैल्यूएशंस के साथ उन्होंने यहाँ पे जो रिस्क है वो भी यहाँ पे लोअर लग रहे हैं। वही मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो उनका कहना है कि यहाँ पे अर्निंग्स के कारण हमें थोड़ी और नाराजगी आने वाले टाइम में महसूस करने को मिल सकती है। थोड़ा रिस्की भी है मिड कैप और स्मॉल कैप का जो इंडेक्स, तो वहाँ से उन्होंने दूर रहने की, सतर्क रहने की सलाह दी है। उनका मानना है कि डिसअपॉइंटमेंट को देखते हुए यहाँ से थोड़ा अभी दूरी बनाए रखिए, लार्ज कैप में जरूर निवेश करें। कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स जहाँ पे उन्होंने ओवरवेट का स्टैंड दिया है उसमें शामिल है कंजम्पशन, BFSI, IT, इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर और रियल एस्टेट। वही कुछ सेक्टर्स ऐसे भी है जहाँ उन्होंने अंडरवेट का कॉल दिया है, जैसे कि ऑयल एंड गैस, मेटल, सीमेंट और ऑटो सेक्टर से उन्होंने अंडरवेट का यहाँ पे स्टैंड दिया है। लार्ज कैप में उनकी टॉप पिक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पे शामिल है, भारतीय एयरटेल, ICICI बैंक, SBI, HUL, महिंद्रा, टाइटन, ट्रेंट यहाँ पे आपको शामिल होते नजर आएंगे। वही स्मॉल और मिड कैप की अगर बात करें तो वहाँ पे जो टॉप पिक्स है उसमें शामिल है इंडियन होटल्स, डिक्सन टेक, JSW एनर्जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, कोफोर्ज, BSC, एंजल वन जैसे यहाँ पे स्टॉक्स शामिल है। तो पूरी रिपोर्ट का यही स्टैंड है कि अभी बाजार को देखते हुए उन्होंने लार्ज कैप की प्रेफरेंस ज़्यादा दिखाई है और आगे आने वाले टाइम में थोड़ी और करेक्शन की भी उम्मीद जताई है।
लार्ज कैप सेक्टर प्रेफर्ड है फिलहाल। बहुत शुक्रिया मिताली तमाम जानकारी के लिए और रिपोर्ट समझाने के लिए। देखिए मोतीलाल ओसवाल इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च गौतम दुग्गड़ का कहना है कि बाजार की गिरावट के बाद लार्ज कैप में खरीदारी के अच्छे मौके बने हैं, उनका भी यही मानना है। जबकि मिड स्मॉल कैप से अभी भी सतर्क रहने की उम्मीद है और उनसे खास बातचीत की मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल सर ने। एक बार आप भी सुनिए क्या कहा उन्होंने। ये करेक्शन के बावजूद भी मिड कैप इंडेक्स के वैल्यूएशंस अभी भी महंगे हैं। अभी निफ्टी 50 जो है, जो कि लार्ज कैप है, प्योर लार्ज कैप, वहां पे वैल्यूएशन काफी रीजनेबल हो गए मेरे हिसाब से। 18.5 का निफ्टी इंडेक्स का पी है। अगर आप उसमें ऑफ कोर्स एक एक करके देख सकते हैं कि कौन सा सेक्टर उसमें भी सस्ता है, महंगा है, क्योंकि इंडेक्स कई सारी चीजें छुपाता है रिवील करने की जगह। बट इंडेक्स लेवल पे जो आपका 22 का पी होता था, अभी 18.5 हो गया है। और लॉन्ग पीरियड एवरेज निफ्टी का करीबन 20.4 है। तो निफ्टी ऑलरेडी डिस्काउंट पे चला गया है लॉन्ग पीरियड एवरेज के। मिड कैप का पी जो 35 था वो अभी 27 हो गया है, बट फिर भी अभी भी महंगा है। और निफ्टी के मुकाबले मिड कैप इंडेक्स अभी भी 50% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। और स्मॉल कैप इंडेक्स जो 24 पी होता था वो 21 हो गया है। लेकिन स्मॉल कैप भी अभी भी प्रीमियम में निफ्टी के मुकाबले, जबकि 10 साल का अगर आप एवरेज देखते हो तो स्मॉल कैप करीबन 20% डिस्काउंट पे ट्रेड करना चाहिए। तो जहां तक आप मार्केट का बात कर, आपको अगर व्यू बनाना है तो आपको इंडेक्स बाय इंडेक्स, सेगमेंट बाय सेगमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेक्टर बाय सेक्टर व्यू बनाना होगा। चलिए, ये व्यू था गौतम दुग्गड़ का। आज सुबह बात हुई थी उनसे। अब बात करते हैं गुजरात के गांधीनगर में गुजरात सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस की जो शुरुआत हुई है उसके बारे में। इसमें देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां हिस्सा लेने आई हैं। इस मौके पर हमारे संवाददाता केतन जोशी ने केन्स टेक्नोलॉजी के एमडी रमेश कन्नन से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आइए जानते हैं क्या कहा उन्होंने। केन्स के एमडी इस वक्त हमारे साथ है। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका फ्यूचर प्लान क्या है। सर बताइए, आप गुजरात में सेमीकंडक्टर फील्ड में कहां और कितना निवेश करेंगे और क्या क्या प्लान है? I'm happy to say that in Gujarat we have started construction of our pilot project. We will be starting production of pilot project by July, August and roll out our first product where qualification will happen, and our main factory construction is in progress. So I see by 26, early 26 we will be in production. सर कितना निवेश हमने अब तक किया है और कितना टारगेट है अगले 3 से 5 साल के लिए? See, we will be doing around 2,000 crores of top line with around 600 people. We will be employing, as of now, we have 100 employees in Semicon, and we have signed up with various companies for training our people. So we'll have a lot of recruitments happening in the coming days. सर इससे हमारी टॉप लाइन में अगले 5 साल में कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आप देखते हैं, क्योंकि ये फील्ड भारत के लिए नया है, तो एज एन कंपनी कहाँ इसको टॉप लाइन में देखते हैं और एज एन कंपनी इसको कितना प्रोग्रेसिव मानते हैं? I am expecting Semicon to grow very big here. We will be a top player in OSAT testing. We are also putting up reliability lab and qualification labs. That also will be equal amount of value in business. As I have promised in the past, we will be crossing $1 billion by 27-28. माय लास्ट क्वेश्चन, गुजरात के अलावा कहीं और आप निवेश करेंगे और इस पर आपकी फर्दर फ्यूचर प्लान क्या रहेंगे सेमी कंडक्टर के फील्ड में? In Gujarat, once this is stabilized, we will look at further semiconductor expansions. In same state? In the same state. Till we stabilize this, I thought we should concentrate on this and work on building this into a large company. तो अभी आपने रमेश कन्नन को सुना केन्स टेक्नोलॉजी के फ्यूचर प्लानिंग की बात पे, लेकिन उस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे, चार्ट चेक भी लेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए मेटल शेयरों में आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। शुरुआत में हम बात भी कर रहे थे चीन के कदम के बाद मेटल में क्यों है ये तेज़ी, बताने के लिए जुड़ी हुई है मनीषा गुप्ता जी। बताइए मनीषा जी, क्या है खबर?
वेल शुक्रिया। आज का दिन काफ़ी बेहतर है यहाँ पर मेटल्स के लिए, और पिछले 2 हफ्ते की गिरावट के बाद भी अगर आप देखें तो इस साल में अब तक मेटल्स यहाँ पर इन द पॉजिटिव कारोबार कर रहे हैं। जो लेटेस्ट ट्रिगर है वो ऑफ कोर्स एक तरफ तो टैरिफ्स है जिसको बाजार काफ़ी चॉपिनेस के साथ देख रहे हैं, लेकिन अगर आप पिछले 2 हफ्ते देखें तो चाइना की तरफ से काफ़ी हद तक डेटा यहाँ पर बेटर आया है। और आज चाइना ने यहाँ पर स्पेशल बॉन्ड इशुएंस की बात करी है लोकल गवर्नमेंट्स के लिए, एंड 1.3 ट्रिलियन युआन उन्होंने स्पेशल ट्रेजरी बॉन्ड्स यहाँ पर इशू करने की भी बात की है। चाइना काफ़ी क्लियर रहा एक चीज़ को लेकर, वो ये कि अगर टैरिफ्स आते हैं तो वो उसके हिसाब से यहाँ पर स्टिमुलस मेजर्स देंगे, और वो काफ़ी हद तक हम यहाँ पर होता हुआ देख भी रहे हैं। चाइना ने अपना जीडीपी भी यहाँ पर 5% पे रखा है तीसरे लगातार साल के लिए। तो काफ़ी हद तक जिस तरह की पॉलिसीज हमने आई हैं, जो बॉडी लैंग्वेज रही है वो ऑन द पॉजिटिव साइड रही है, जिसका फ़ायदा यहाँ पर मेटल्स में आता हुआ नजर आया। साथ ही साथ चाइना ने जिस तरह से यहाँ पर स्टील रिस्ट्रक्चरिंग की बात की है, चाइना पिछले 3 साल से 1 बिलियन टन से ज़्यादा यहाँ पर स्टील का उत्पादन करता रहा है, लेकिन उनकी जो रियल एस्टेट है वो इतनी स्ट्रांगली नहीं बढ़ी है, तो डिमांड बहुत स्ट्रांग नहीं रही है। लेकिन अब क्योंकि हम स्टील में आउटपुट में कटौती की बात कर रहे हैं, उसका फायदा हमने यहाँ पर स्टील में आता हुआ भी देखा है। अक्रॉस मेटल्स अगर आप देखें तो कॉपर फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 4% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। एल्यूमिनियम करीबन 1.5% यहाँ पर तेज है। जिंक में भी हमने यहाँ पर एक बढ़त आते हुए देखी है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव्स यहाँ पर आज मेटल्स में रहे हैं। आपको याद दिला दें कि मेजर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर नियरली 50% ज़्यादातर मेटल्स का यहाँ पर चाइना की तरफ से है, तो क्लियरली उसका सीधा फायदा हमने यहाँ पर मेटल्स में आता हुआ देखा है। बाजार को ये भी लगता है कि इवन एज टैरिफ्स यहाँ पर आएंगे, उसके बाद जो चाइना की तरफ से हमने रिटेलिएशन देखा है, अगले 3-4 महीने यहाँ पर मेटल्स के लिए अभी भी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। ओके, चलिए मनीषा जी बहुत बहुत शुक्रिया। 3% ऊपर है मेटल्स इंडेक्स यहाँ पर इस समय। सोनी, अगर आपको एक मेटल स्टॉक पिक करना हो यहाँ पर पोजिशनल व्यू से, तो कौन सा होगा? अनुज जी, यहाँ पे मुझे लगता है हिंडाल्को का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट बहुत टाइम से वो 600 के ऊपर बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है। सपोर्ट बेस बढ़ते जा रहा है। अभी अगर हम देखेंगे तो 640 630 के रेंज में मल्टीपल सपोर्ट बन रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये स्टॉक टुवर्ड्स 700 पोजिशनली जा सकता है। सो करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। हल्की सी डिक्लाइन अगर नजर आते हैं 650 तक, वहां तक बाय कर सकते हैं। पोजिशनल टारगेट यहाँ पे रहेगा एक 700, और स्टॉप लॉस आपको प्लेस करना है 625 पे। चलिए, हिंडाल्को ये हो गई एक पिक का। अब एक काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलेंगे सोनी जी के पास सस्ता ऑप्शन के लिए, उसके बाद मानस के पास चलेंगे अपने सुपरस्टार के लिए, आशीष कयाल के पास चार्ट का चमत्कार के लिए, और मिड कैप फंडा के लिए गुरांग जी के पास। तो सोनी जी शुरुआत करिए आपकी ट्रेड से, सस्ता ऑप्शन। अनुज जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में रेकमेंड करना चाहती हूँ टोरेंट पावर की 1340 कॉल ऑप्शन मार्च सीरीज की बाय कर सकते हैं, और 41-42 के रेंज पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 30 का 30, टारगेट रहेगा 75 का पहला टारगेट। उसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको टुवर्ड्स 90 के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। मुझे लगता है टोरेंट पावर में ब्रेकआउट आया है ऑप्शन चेन में, और टुवर्ड्स 1400 प्लस लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। यहाँ पे 1300 सपोर्ट काफी नजदीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज काफी फेवरेबल लग रहा है। सो यहाँ पे 1340 कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, टोरेंट पावर का 1340 का कॉल ऑप्शन। मानस, आपने क्या पिक किया? तो देखिए, लुपिन में खरीदारी करने की राय रहेगी अनुज जी, क्योंकि हायर टॉप्स हायर बॉटम 60 मिनट चार्ट पे दिखने लगे हैं। डेली चार्ट पे 28-200 मूविंग एवरेज स्टॉक ने रीगेन कर लिया है। तो लुपिन के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 2023 के करंट प्राइस चल रहे हैं। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1989 का। 1989 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी, और टारगेट 2085 के पॉसिबल है लुपिन के फ्यूचर में। अगर चाहें तो ऑप्शन ट्रेड ले लें, 2000 वाला कॉल ऑप्शन जो 69 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, इसमें आपको 49 के स्टॉप लॉस से 110 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। डिस्क्लोजर है कि ये रिकमेंडेशन हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिया हुआ है। ठीक है, ल्यूपिन के फ्यूचर्स में खरीदारी कराएं एफएनओ सुपरस्टार के लिए। अब चार्ट का चमत्कार के लिए चलते हैं आशीष कयाल जी के पास। बताइए आशीष जी, आपका चार्ट का चमत्कार। देखिए, चार्ट के चमत्कार के लिए जिंदल 100 एक ऐसा स्टॉक है जो यहाँ पर एक अच्छा खासा बॉटम बना है, एक रिवर्सल आता हुआ नजर आ रहा है। रिवर्सल ट्रेड है, लेकिन बहुत ही आउट परफॉर्मेंस दिखा है इसने पिछले कुछ हफ्तों में, जहां पर ये गिरा नहीं है, और आज के दिन में 20 डीएमए के भी ऊपर चल रहा है। तो जिंदल 100 पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने की राय होगी। टारगेट देख सकते हैं ऊपर में 270 का, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 240 का। 240 के स्टॉप लॉस के साथ जिंदल 100 में खरीदारी की राय। गौरांग जी, आप बताइए आपका मिड कैप फंडा। जी, मिड कैप फंडा के रूप में आज हमने जिस कंपनी का चयन किया है उसका नाम है टिमकेन इंडिया लिमिटेड। बुनियादी दर के आधार पर लक्ष्यांक अनुमानित जो हमने निर्धारित किए हैं वो 3400 के आसपास के हैं।
और एक अच्छा मौका है मिड कैप में, जिस प्रकार के मिड कैप और स्मॉल कैप में जिस प्रकार से बिकवाली हुई है, तो क्षेत्र के आधार पर कुछ चुनिंदा मिड कैप में निवेश करने की राय है और उसमें से एक कंपनी होगी टिमकेन इंडिया लिमिटेड। टिमकेन इंडिया लिमिटेड मिड कैप फंडा के लिए। चलिए अब यहाँ पे चार का चौका हुआ पूरा, एक बार आपके स्क्रीन पर इस वक्त आएगा। सोनी पटनायक ने दिया सस्ता ऑप्शन और ये टोरेंट पार खरीदने की राय। आपको टारगेट 70 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 30 का लगा कर चले। एफएनओ सुपरस्टार के लिए मानस जी ने दिया ल्यूपिन के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय और यहाँ पे स्टॉप लॉस 1989 और 2085 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चार्ट का चमत्कार हमने आशीष जी से लिया, जिंदल 100 में इन्होंने खरीदारी करने की राय दी, 240 का स्टॉप लॉस और टारगेट 270। मिड कैप फंडा हमने लिया गौरांग जी से, उन्होंने टिमकेन इंडिया बाई करने की सलाह दी, वही 3400 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें से। ओके, चलिए अब चलते हैं शिवांगी के पास, वो भी पैनल में जुड़ी हैं। शिवांगी, गुड आफ्टरनून। बताइए शिवांगी, इस समय की आपकी ट्रेड। जी बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून। इस समय मुझे पसंद आ रहा है मेटल स्पेस में से टाटा स्टील, जो कि काफी रेजिलेंट और स्टेबल है एज कम्पेयर टू दी अदर स्टील काउंटर्स। यहाँ पे हमने देखा है कि पिछले 7 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक निकलते हुए नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स बेहतरीन यहाँ पे है, जिस हिसाब से यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट है, रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 152 के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिखेंगे, 142 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, टाटा स्टील मेटल पैक में, जिससे हम शुरुआत से ही बात कर रहे हैं, अच्छी तेजी। शिवांगी जी के पिक टाटा स्टील आपको खरीद सकते हैं। निफ्टी देखिए 253 अंकों की बढ़ोतरी निफ्टी में 22,336 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। अनुज सर, रैली तो टिक रही है, हम बात करते हैं कि क्या क्लोजिंग बेल्स किस ओर इशारा करेंगे, क्या लग रहा है आपको? डे हाई के पास बंद होगा निफ्टी आज? चांसेस हैं श्रेया, और उसका एक और इंडिकेशन देता हूँ मैं आपको। मिड कैप इंडेक्स देखिए आप, अभी मिड कैप इंडेक्स ने इंट्राडे का हाईएस्ट पॉइंट हिट किया है, 49,129, एकदम हाईएस्ट पॉइंट, और एडवांस डिक्लाइन बहुत मजबूत है, 2.5% इंडेक्स ऊपर है। देखिए क्या हुआ है, मुझे लग रहा है कि जब आप उस स्टेज पर आ जाते हैं ना, जैसे 10 दिन तक लगातार निफ्टी रेड में, 6 महीने का रिकॉर्ड टूटा, वाइट पेपर भी लिखने लगते हैं, मीम्स बनने लगते हैं। रात को, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, रात को कल 10 से 11 के बीच में मैंने 4 लोगों के फ़ोन कॉल आंसर करें कि सर बहुत पेन हो गया मार्केट में, अब क्या करें, कुछ तो सुझाव दीजिए, क्या करें टाइप से। मतलब जब आप उस स्टेज पर आ जाते हैं जहाँ पर आपको रात को 10 बजे फ़ोन आए, आप कहें कि यार मेरे पास और भी काम है करने को, लेकिन ठीक है, मार्केट वैसा है मार्केट वैसा, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कुछ मार्केट में आपको साइन देता है कि ये ठीक है। लेकिन जो भी है, आज तो दिख रहे हैं साइंस मुझे कि शायद डे हाई पर बंद होंगे हम, और उसके बाद कल देखते हैं फिर क्या होता है। अच्छा, एक और चीज़ है, आई थिंक जो यूएस मार्केट के फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं, कल यूएस में भी शायद एक ओवर रिएक्शन हो गया था उस टैरिफ को लेकर। कल जिस तरीके से यूएस गिरा था, आज सुबह से फ्यूचर्स काफ़ी ऊपर हैं, एशियन मार्केट्स ठीक ठाक हैं, यूरोपियन मार्केट्स ठीक ठाक हैं। एक सेंस बन रही है कि सिर्फ इस टैरिफ रिलेटेड वीकनेस से तो शायद हम ऊपर आने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए नैस्डैक फ्यूचर 160 पॉइंट ऊपर है, डाउ फ्यूचर 250 पॉइंट ऊपर है। अब हमारी मार्केट जो गिरी है ना श्रेया, हमारी मार्केट में टैरिफ सिर्फ एक एडेड रीज़न था, हम तो पहले से कर रहे थे, हमारी तो वैसे ही पिटाई हो जाती थी, कोई मतलब रीज़न हो या ना हो। तो ये ज़रूर है कि अगर सारी ग्लोबल मार्केट एक तरफ से तेज़ी दिखाएंगे तो हमारी मार्केट अकेले नहीं गिरेगी, लेकिन हमारी मार्केट कम चलेगी, ये हमने पहले भी देखा था। एनीवे, जो भी पॉइंट है, आई थिंक और 2-3 दिन की शॉर्ट कवरिंग हो सकती है मार्केट में। इतनी बीटन डाउन मार्केट है कि 2-3 दिन की और शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। निफ्टी पर एक बार के लिए शायद आप 22,500 या मे बी इवन 22,650, 22,700 तक जा सकते हैं, और कुछ छोटे मिड कैप स्मॉल कैप में और यहाँ से 15 से लेके 20% तक की रैली लोअर लेवल से, वो भी पॉसिबल। 15 से 20 थोड़ा ज़्यादा हो गया शायद, 10 से 15% की रैली वो भी पॉसिबल है। लेकिन व्यू वही रहेगा कि लार्ज कैप पे अपने आप को फोकस रखें और मिड और स्मॉल कैप में थोड़ा सा एग्जिट लेने की कोशिश करें। बिल्कुल, लार्ज कैप फोकस रखें, और अभी थोड़े और कुछ 2-3 दिन तक शॉर्ट कवरिंग हो सकती है फिलहाल मार्केट में, जिस तरीके से आज मूव देखने को मिला है। खैर देखते हैं, लेकिन एक और पैक की बात कर लेते हैं। हम थोड़ी देर पहले कुछ ऑटो सेक्टर्स की बात भी कर रहे थे, और ऑटो सेक्टर भी जिस तरीके से गिरा था उसके काउंटर्स में भी आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। महिंद्रा टॉप गेनर्स में शामिल है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों से अच्छा परफॉर्म किया है, ये भी डे हाई के आसपास ही कारोबार करता आपको नज़र आएगा। अब बजाज ऑटो देखिए डे हाई के आसपास, टाटा मोटर्स
ब्रोकरेजेस पे भी बुलिश थी, देखिए डे हाई के आसपास कारोबार करता टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स। गौरांग जी, अगर आपको ऑटो सेक्टर में देखना हो और सेग्रीगेट करना हो 4 व्हीलर और 2 व्हीलर में, तो वो कौन से स्टॉक्स होंगे 4 व्हीलर से और 2 व्हीलर से? तो श्रेया जी, 2 व्हीलर्स में टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प और जाहिर है आयशर मोटर्स, क्योंकि रॉयल एनफील्ड टॉप एंड मोटरसाइकिल्स बनाती है ये, और कमर्शियल व्हीकल का कारोबार भी है। चौपहिया वाहनों में पसंदगी के आधार पर टाटा मोटर, माफ कीजिएगा, एमएनएम, टाटा मोटर्स और मारुति। और यहाँ पर भी एक लटकती हुई तलवार है 2 अप्रैल की तारीख की, जहां पर टैरिफ्स को लेकर के कुछ अनिश्चितता का माहौल हो सकता है। लेकिन उस परिस्थिति में श्रेया जी, हम लंबी अवधि के लिए निवेशकों को राय देंगे कि खरीदारी के मौके ढूंढें। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स 2 व्हीलर से और 4 व्हीलर से जहाँ पे आपको खरीदारी की राय रखनी चाहिए, रडार पे रहेंगे। चलिए अब एक और स्टॉक की बात कर लेते हैं, बीएससी पे देखिए आज थोड़ा दबाव देखने को मिला, लेकिन हालांकि अब थोड़ा रिकवरी के साथ ही कारोबार कर, लेकिन अभी भी 3.5% गिरावट बीएससी में देखी जा रही है। लेकिन बीएससी में गिरावट क्यों है और इसका एनएससी से कनेक्शन क्या है, ये बताने के लिए मिताली जुड़ी हुई है। बताइए मिताली, क्या है इससे एनएससी का कनेक्शन? तो कल एनएससी ने एक सर्कुलर जारी किया था जहां उन्होंने अपनी वीकली एक्सपायरी का जो डे है, पहले थर्सडे हुआ करता था, अब उसे चेंज करके वो मंडे करने वाले हैं। तो ये माना जा रहा है मार्केट में कि अब जो बीएससी की वॉल्यूम्स है वो हम एनएससी में शिफ्ट होती हुई नजर आ सकती है, जिसके कारण आज बीएससी में काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है। तो जो गुरुवार की ये जो वीकली एक्सपायरी चेंज होगी, इसका एक जो इफेक्ट है हमें इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में भी देखने को मिल सकता है। पिछले 3 महीने की एवरेज एक्सपायरीज की हम डेटा देखें तो 0.12 लाख करोड़ का जो बीएससी का दिसंबर का फिगर्स थे वो अब बढ़कर यहाँ पे 3.62 लाख करोड़ तक आते हुए नजर आ रहे हैं। और ये ट्यूसडे की जो इनकी एक्सपायरी थी, इसका इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ऐसा ही माना जा रहा है कि अब एनएससी भी शायद अपनी मंडे की जो वीकली एक्सपायरी लेकर आने वाला है, तो ये ट्रेंड बीएससी का अब एनएससी पे शिफ्ट होता नजर आ सकता है। तो ये कारण है जिसके कारण बीएससी में हमें दबाव देखने को मिल रहा है। दूसरा, हम एफएनओ की वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो नवंबर में जो सेबी के स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आए थे, उसके कारण हमें वॉल्यूम्स में एफएनओ की काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले नवंबर से 46%, 43% डिक्लाइन देखने को मिल रहा है हर महीने। उसके बेसिस पे जो सेबी के रेगुलेशंस आए थे उस पर नज़र डालते हैं एक बार। तो कॉन्ट्रैक्ट साइजेस यहाँ पे उन्होंने बढ़ाने की बात करी थी, साथ ही मार्जिन्स की भी उन्होंने बढ़ाने की बात करी थी, और पर एक्सचेंज एक ही वीकली एक्सपायरी की भी यहाँ पे सेबी ने नोटिस जारी किया था। यहाँ पे वॉल्यूम्स महीना दर महीना हमें कम होते हुए नजर आए, लेकिन बीएससी की पर्टिकुलर वीकली एक्सपायरीज का ट्रेंड देखें तो वहाँ पे हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और यही एक्सपेक्टेशंस अब एनएससी के मंडे वीकली एक्सपायरी से भी की जा रही है कि वो ट्रेंड बीएससी का अब एनएससी में शिफ्ट होता नजर आ सकता है। तो यही एक रीजन था पर्टिकुलर जहाँ बीएससी में आज हमें दबाव देखने को मिला। बिल्कुल, वॉल्यूम के शिफ्ट के डर से आज बीएससी पे दबाव देखने को मिला। बहुत शुक्रिया मिताली तमाम जानकारी के लिए। देखिए, एक्सपायरी के दिन में बदलाव को लेकर हमने एनएससी के सीबीडीओ श्री राम कृष्णन से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की, और उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वजह से एक्सपायरी का दिन बदला है। वीकेंड डेवलपमेंट में को ध्यान में रखकर इनफैक्ट एनएससी ने ये फैसला लिया है। आप भी सुनिए क्या कहा उन्होंने। मंडे को जब भी एक्सपायरी अलाउ करेंगे तो प्रिसाइज हेजिंग हो सकता है, क्योंकि वीकेंड पे आजकल बहुत सारा डेवलपमेंट हो जाता है। तो जियोपॉलिटिकल इवेंट हो या इकोनॉमिक डेटा रिलीज हो, जो भी होता है जनरली वीकेंड पे होता है। आप देखेंगे यूएस में एक उदाहरण के तौर पे तो फेडरल रिजर्व के डिसीजंस अक्सर वीकेंड पे आते हैं और मंडे को मार्केट रिएक्ट करता है। तो इसीलिए मंडे को अगर एक्सपायरी रखते हैं तो इंस्टीट्यूशंस को जल्दी रिएक्ट करने का एक मौका मिलता है। आज के जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका जो राय है, उनका जो विचार है, उनकी जो मांग है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमको फैसले लेने चाहिए, और वही हमने यहाँ पे किया है। ठीक है। अनुज सर, जब आप इनसे सवाल पूछ रहे थे श्री राम जी से स्टूडियो में, उस वक्त मैं भी मौजूद थी और आपने काफ़ी टफ क्वेश्चंस पूछे उनसे। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आंसर भी किया, लेकिन सवाल मुझे भी बहुत पसंद आए सर। दर्शकों ने भी बहुत एंजॉय किया उस इंटरव्यू को। क्या फीडबैक रहा सर उसका? देखिए सर, इशू क्या है, आज सुबह बीएससी में ज़बरदस्त का पैनिक रिएक्शन हो गया था। 10% गिरने का कोई मतलब नहीं था। अब जैसे मैं एक चीज़ पूछता हूँ, अब हम किसी की उस पर कोई कमेंट नहीं है, लेकिन कई बार जैसे किसी से पूछते हैं कि आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि हम नॉन वेजिटेरियन हैं, कुछ लोग बोलते हैं वेजिटेरियन है, कुछ लोग बोलते हैं हम ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को छोड़कर बाकी दिन नॉन वेजिटेरियन है ना। तो अब इसमें क्या है,
आप ट्रेडर से पूछेंगे, अब ट्रेडर को तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो मंडे को ट्रेड करेगा, ट्यूसडे को ट्रेड करेगा, वेडनेसडे को ट्रेड करेगा। ट्रेडर को तो आप बोलोगे तो वो सैटरडे को भी ट्रेड करेगा, ट्रेडर को अगर आप बोलोगे तो संडे को भी ट्रेड करेगा। हाँ, पिछले 2 हफ्ते से मार्केट रही है तो वो मंडे टू फ्राइडे भी ट्रेड नहीं करेगा। उससे पहले वाली मार्केट में लोगों को सैटरडे और संडे भी करता था। ऐसी मार्केट भी रही है जिसमें लोगों को ऐसी आदत हो गई थी कि सैटरडे संडे को भी मार्केट खोल दो। तो पॉइंट ये है, देखिए जो एनएससी ने किया है, अब वो पॉस्चरिंग की बात अलग है, लेकिन फैक्ट यही है कि कुछ हद तक उन्होंने इसको बीएससी के वॉल्यूम को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की। वो डेटा कह रहा है कि बीएससी काफ़ी नेक टू नेक आ गया था। ये बात भी उनकी सही है कि सारी एक्सपायरीज एक ही दिन में होनी चाहिए, लेकिन सारी एक्सपायरीज एक ही दिन में होनी चाहिए, ये फैसला फिर सिर्फ एक एक्सचेंज को नहीं करना चाहिए, सारे एक्सचेंजेस को मिलकर करना चाहिए। एनएससी, बीएससी, बाकी जो एक्सचेंजेस सब मिलकर एक बार बैठ जाएं और डिसाइड कर लें कि हम सब ने, ये प्रेस रिलीज जो है ना, ये सारे एक्सचेंजेस की तरफ से एक साथ आनी चाहिए थी कि सभी एक्सचेंजेस ने मिलकर देश के हित में या जो भी है मार्केट के हित में एक फैसला लिया है। ये नहीं होना चाहिए कि एज हमने कहा कि भाई मंडे हमारे हिसाब से सबसे सही है और अब सबको बाकी सबको ही मंडे करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, नीजक रिएक्शन था, डेफिनेटली था, लेकिन और एक और चीज़ ये थी कि बीएससी का शेयर 400 रुपये से एक नॉन स्टॉप रैली दिखाई थी इसने 6000 रुपये की, 15 गुना हो गया था पिछले 2 साल में। कहीं ना कहीं आके एक लॉ ऑफ ग्रेविटी ने काम करना था, कोई ना कोई रीज़न आना था। आपको याद होगा जब पिछले क्वार्टर के नंबर्स आए थे तब मैंने एक बात कही थी बीएससी पर कि ये पीक अर्निंग्स हैं और यहाँ से स्टॉक अच्छे नंबर पे भी गिरेगा और गिर सकता है। वो हुआ। अब मेरा ये मानना है कि जो आज का रेट है, जो आज का लो है सुबह का, अब वो बीएससी के लिए सैक्रोसैंक्ट है, वो नहीं टूटना चाहिए। अगर वो टूटा तो दिक्कत बढ़ेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिसको ट्यूसडे को पहले ट्रेडिंग करनी थी वो आज भी करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। और बीएससी के पास भी तो ऑप्शन है ना, कल को बीएससी अपना जो एक्सपायरी है वो अगर फ्राइडे को ले आया तो टेक्निकली फ्राइडे, अब फॉर एग्जांपल फेड का डिसीजन आना है थर्सडे को, उसके बाद आपने कोई व्यू लेना है अगर मार्केट के ऊपर, तो पहले फ्राइडे आएगा, पहले मंडे आएगा? पहले तो फ्राइडे आएगा ना। वो तो वीक की शुरुआत में कहते हैं कि पहले मंडे आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई बड़ा इवेंट है वो अगर ट्यूसडे को है फॉर एग्जांपल, तो उसमें तो मंडे ऑलरेडी निकल गया, उसके बाद जो फ्राइडे के एक्सपायरी के लिए काम कर रहा है उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ आई थिंक बहुत सिंपलिस्टिकली इसको एज्यूम कर लेना कि सिर्फ इस स्टेप की वजह से वो जो वॉल्यूम का वो है बीएससी की तरफ जा रहा है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। आई थिंक थोड़ी सी ज़्यादा मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति होगी। खैर एनीवे, देखते हैं ये वोट किस करवट बैठेगा। बीएससी की तरफ से भी अगर कुछ बयान आएगा या नहीं, या प्रेस रिलीज आएगी या नहीं, ये देखना होगा। आगे बढ़ते हैं। 10 दिनों की गिरावट के बाद आज बाजार में हमको थोड़ी रौनक देखने को मिल रही है। खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप की तेजी निवेशकों को थोड़ी राहत दे रही है। क्या ये एक नए ट्रेंड की शुरुआत है या अभी भी ये एक बेयर मार्केट में काउंटर ट्रेंड रैली की तरह से देखें? बिग मार्केट वर्सेस में आज हमारे साथ एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट के CIO इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य जुड़े हैं, उनसे समझते हैं। त्रिदीप जी, गुड आफ्टरनून। तो बताइए जरा, इस समय मार्केट में अब क्या व्यू रखें? इस समय मार्केट को देखकर आप क्या कहेंगे? क्या अब सब कुछ नॉर्मल होने के साइन बन रहे हैं, मार्केट अब बॉटम बनाने के साइन दे रहा है, या फिर टू अर्ली टू से दैट? आई थिंक एक ओवरसोल्ड बाउंस तो डेफिनेटली है, बट अगर आप इस जो गिरावट है इसका कॉन्टेक्स्ट समझें तो मेरे ख्याल में इन्वेस्टर्स के लिए आगे का माहौल समझना बेहतर होगा। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि पिछले 9 से 10 महीने में इंडिया की जो अर्निंग्स हैं उसमें करीबन 10 से 12% की कटौती देखने को मिली है, 10 to 12% अर्निंग्स कट। ये इसके पहले 4 साल में कभी नहीं हुआ इतना बड़ा अर्निंग्स कट। तो इसलिए मार्केट ने एक रिएक्शन दिया है। अगर आप मार्केट की करेक्शन देखें, सो फार ब्रॉडर मार्केट्स में रफली उतना करेक्शन हुआ है। कुछ शेयर्स तो काफी ज्यादा गिरे हैं, बट ब्रॉडर मार्केट्स में उतना ही करेक्शन हुआ है। तो करेक्शन मेरे हिसाब से ऑन अ ब्रॉड बेसिस हैज बीन इन लाइन विद अर्निंग्स कट। तो दैट इज वेयर द सिचुएशन इज। जो अभी मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, आज मैं कुछ कंपनी से मिला एक कॉन्फ्रेंस में, उससे ये समझ में आ रहा है कि शायद मार्च क्वार्टर के जो नतीजे हैं वो वापस से काउंटर ट्रेंड बहुत ज्यादा तेजी देखने के मिलने के आसार कम है। हालांकि इस बार एक्सपेक्टेशंस कम है, लेकिन फिर भी एक बहुत ज्यादा इकोनॉमिक रिबाउंड आने में मेरे को लगता है एटलीस्ट मार्च और जून क्वार्टर 2 और क्वार्टर लगेंगे। तो अगर आप अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो मुझे एक अर्निंग्स में रिकवरी सेकंड हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 26 में देखने को मिलेगा ऐसा लगता है। और अगर ऐसा है, मार्केट थोड़ा सा इसको प्रीएम्प्ट करता है मे बी 1-2 क्वार्टर पहले, सो कुल मिला के द मार्केट इज इन प्रोबेबली इन द प्रोसेस ऑफ बॉटमिंग आउट। जबकि अगर आप
टोटल अर्निंग्स कट को 100 मान ले, उसका 75-80% अर्निंग्स कट शायद हो गया है, थोड़ा रहता है जो अगले 1-2 क्वार्टर में होगा। और मार्केट विल बाउंस अराउंड द बॉटम, मुझे ऐसा लगता है, एंड माइट गो इनटू टाइम करेक्शन एंड देन ग्रेजुअली काइंड ऑफ उसके बाद एक फ्रेश राइज देखने को मिलेगा। बट मेरे हिसाब से मार्केट कॉन्फिडेंस ऑन अर्निंग्स जो कि आना बाकी है, वो आपको सेकंड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 26 से देखने के मिलने के आसार है, ऐसा मेरा मानना है। ओके, चलिए यहाँ से एक और जो बड़ा सवाल है निवेशकों के मन में, क्योंकि ज़्यादातर रिटेल के पोर्टफोलियोज मिड और स्मॉल कैप्स में होते हैं, वहाँ पर जो ब्रूटल करेक्शन आई उसके बाद आज की रैली को कैसे देखें, और क्या अभी भी यहाँ से कुछ स्मॉल कैप्स में रैली पर निकलने में ही भलाई होगी या फिर अब स्टॉक्स को एवरेज किया जा सकता है? मेरे हिसाब से वैल्यूएशंस में अगर आप पूरा मार्केट का ध्यान लें, मिड और स्मॉल में भी आता हूं, तो लार्ज कैप में अगर आप वैल्यूएशंस देखें तो अभी हम आज के लेवल पे 5% डिस्काउंट पे पहुंच गए हैं एज अपोज टू 10 ईयर एवरेज। तो ये तो दुरुस्त है इन्वेस्टमेंट के लिए। मिड और स्मॉल कैप में अगर आप उनको दोनों को साथ में देखकर देखें तो वी आर रफली अबाउट 5 to 10% प्रीमियम टू 10 ईयर एवरेज। जनरली ऐसा माना जाता है कि 10 ईयर एवरेज से डिस्काउंट में चले तो एब्सोल्यूट लेवल पे सस्ते हैं। तो अभी मैं कहूंगा कि वो स्लाइटली एक्सपेंसिव है। काफी हद तक जो वैल्यूएशन प्रीमियम बना हुआ था, वो फ्रॉथ जो था वो निकल गया है। इसलिए मुझे लगता है कि एक फेयर वैल्यू टाइम पे है। जहां जहां अर्निंग्स वापस आ रहे हैं वहां वहां निवेशकों के लिए ये स्टॉक्स मिड और स्मॉल कैप में हम जैसे सोच रहे हैं, जहां अर्निंग्स दुरुस्त है वहां निवेश के लिए अभी ये शेयर प्राइसेस ठीक है। ग्रेजुअली नॉट इन ए होल रश, बट मेरे ख्याल में अगले 1-2 क्वार्टर में जो प्राइसेस अभी मिल रहे हैं वो शायद फिर ना देखने को मिले। सो सिलेक्टिवली मेरे ख्याल से मिड और स्मॉल कैप को देखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, त्रिदीप जी वेरी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रहे हैं, आपने कहा सिलेक्टिवली मिड और स्मॉल को भी फिलहाल देखना चाहिए, और स्पेशली आपने ये भी मेंशन कि जहाँ पे अर्निंग्स दुरुस्त हैं, और आपने कहा भी कि फाइनेंशियल 2026 से अर्निंग्स को लेकर बाजार कॉन्फिडेंट होगा। आपको कहाँ लग रहा है सर अर्निंग विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है? कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर अभी बेट लगानी चाहिए? मिड कैप के लिहाज से भी पूछ रही हूँ मैं। जी, सो पहली बात तो ये कि नियर टर्म में अगर 1-2 क्वार्टर में अर्निंग्स कहीं भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये मान के चलिए, है ना। सो जो अर्निंग्स रिकवरी है वो जो सेकंड हाफ में आने वाली है, जहां पे अर्निंग्स घूमने के बहुत अच्छे आसार हैं, ऐसे में 3 सेक्टर आपको सामने रखना चाहूंगा। एक है कंजम्पशन। मेरे ख्याल में जो सेकंड हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 26 में एक अगर रिकवरी देखने को मिले, वहां देखने को मिल सकता है, क्योंकि 1 लाख करोड़ का एक रिसेंटली बजट में बोनांजा भी मिला है, जिसका बेनिफिट FY26 में देखने को मिलेगा। और कंजम्पशन में पिछले 2-3 सालों में जो बेस बना हुआ है स्पेंडिंग का, वो भी काफी कम है बिकॉज इन्फ्लेशन ज्यादा थी, तो उसमें एक अर्निंग्स टर्न अराउंड के आसार अच्छे हैं। तो वो एक सेक्टर ध्यान देने जैसा है। दूसरा मैं कहूंगा NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इसमें मिड और स्मॉल कैप में पर्टिकुलरली वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबल हैं, और जो इनके जैसे अगर रेट कट्स होते हैं एज वी गो थ्रू द ईयर, तो उनको एक अर्निंग्स में बेनिफिट देखने को मिल सकता है। और तीसरा सेक्टर में कहूंगा IT। ट्रम्प साहब अगर के पॉलिसीज अगर यूएस में काम कर गए टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और टैक्स कट्स वगैरह अगर आते हैं, तो उनका सेकंड डेरिवेटिव प्ले ऑन IT सर्विसेज कुड बी इंटरेस्टिंग। तो इसलिए ये 3 सेक्टर ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स कुड ग्रेजुअली सी कि अर्निंग्स मोमेंटम शायद वहां पे वापस बेहतर आने के चांसेस है। ठीक है, कंजप्शन, NBFCs और IT सेक्टर आपने बोला जहाँ पे अर्निंग्स सही हो सकते हैं, और ये 3 सेक्टर अभी रडार पर रहेंगे। लेकिन कैपिटल गुड्स पे भी मैं पूछना चाहूँगी त्रिदीप जी, यहाँ पे कोई राय है आपकी? जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में वोल्टास, ब्लू स्टार्स, इन सारे स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिली, क्या लग रहा है सर कैपिटल गुड्स में आपकी क्या राय होगी? जो आपने नाम लिए, हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक में बात नहीं कर सकता, पर वो जो आपने नाम लिए वो तो एक मेरे ख्याल में समर सीजन थोड़ा बेहतर होने के, और बेहतर इन द सेंस गर्मी ज्यादा होने के वजह से ये शेयर्स बेहतर करें, वो एक शॉर्ट टर्म ट्रेड है, वो अपने हिसाब से प्ले आउट करेगा। बट मेरे ख्याल में कैपिटल गुड्स में जो मोदी 3.0 का जो रुझान है, वो थोड़ा कैपेक्स और कंजम्पशन में बैलेंस्ड है, जबकि मोदी 2.0 इट वाज ऑल अबाउट कैपेक्स। तो इसलिए जो वैल्यूएशन मल्टीपल्स काफी चढ़े हुए थे कैपेक्स थीम में, वो काफी हद तक कम होने के प्रोसेस में हैं। और जैसे जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग वापस आएगी टुवर्ड्स द बैक ऑफ दिस ईयर, कैपेक्स स्टोरीज भी बेहतर लगेंगे। बट इस समय
मैंने मोदी 3.0 में कैपेक्स वुड बी लॉट मोर सिलेक्टिव। कुछ इलाके कैपेक्स स्टोरी के अंदर में जैसे पावर हुआ, उस तरीके से न्यूक्लियर पावर हुआ, उस तरीके से इन एरियाज में स्पेंडिंग बेहतर हो और उनके प्लेस को पकड़ना होगा एज अपोज टू ब्रॉड बेस्ड तेजी जो अपने को पिछले 2-3 साल से देखने को मिली है। ओके, आईटी सर्विसेज यहाँ पर क्या व्यू होगा आपका, क्योंकि यूएस में वापस एक रिस्क बन रहा है इन्फ्लेशन का, टैरिफ्स वगैरह की वजह से, डॉलर की भी इक्वेशन हमने देखी है। कुल मिलाकर क्या व्यू रहेगा आपका आईटी पर? पॉजिटिव है कुल मिलाकर। देखिए नियर टर्म में अगर मान लीजिए कुछ H1B या ऐसा कुछ टैरिफ वगैरह अगर कुछ आ जाता है आईटी सर्विसेज में और मान लीजिए हमको वीकनेस मिलता है, तो उसमें मैं ऐड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा एज अपोज टू एग्जिटिंग। और उसका कारण ये है, 2 कारण है। एक तो ये कि अगर आप यूएस का फंडामेंटल हेल्थ देखें वो काफी दुरुस्त है, और उसमें अगर टैक्स कट आ जाता है तो थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा, जिसका कि सेकंड डेरिवेटिव बेनिफिट आईटी को मिल सकता है। अगर आप इसको ऐसा सोचते हैं कि यूएस में टैरिफ के चलते रिसेशन हो जाएगा, तो उतना एक्सट्रीम व्यू अभी मेरा नहीं है। अगर हो जाएगा तो फिर अगर यूएस में रिसेशन आता है तो बाकी जहां में उससे शायद ज्यादा इम्पैक्ट हो। सो अभी के माहौल को देखते हुए, अभी का जो व्यू है उसको ध्यान में रखते हुए आईटी में मैं पॉजिटिव रहूंगा इन एनी डिक्लाइंस फ्रॉम ए 12 to 15 मंथ पर्सपेक्टिव। ठीक है, आईटी पे त्रिदीप जी आप पॉजिटिव हैं। एक और पैक की बात करते हैं, मेटल पैक की भी बात कर लेते हैं। आप चर्चा भी कर रहे हैं त्रिदीप जी आज इस शो में, इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। आज के सेशन में 3.5% के करीब मेटल सेक्टर ही तेज़ होकर कारोबार कर रहा है। मेटल सेक्टर में आपने क्या एक्सपोजर बढ़ाया है, साथ ही टैरिफ को लेकर जो समीकरण बन रहे हैं उसको लेकर भी आपका क्या नज़रिया है इस पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर? जी, सो मेटल्स जो कि ग्लोबल कमोडिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए, इसका दारोमदार काफी हद तक चाइना और काउंटर टैरिफ्स और टैरिफ्स के वार में चाइना नेट पोजीशन क्या बनाता है और वहां की ग्रोथ कैसी रहती है, उस पे काफी हद तक डिपेंड करेगा। तो इसमें मेरा व्यू थोड़ा टैक्टिकल है, इन द सेंस जो कुछ स्टॉक्स जो मुझे बेहतर लगते हैं मेटल्स एंड माइनिंग में, जिनके स्ट्रक्चरली सप्लाई डिमांड सिचुएशन पॉजिटिव है, तो वहां मैंने एक्सपोजर लिया है। लेकिन अगर आप ओवरऑल सेक्टर ओवरवेट और अंडरवेट कहेंगे तो मैं इसमें अंडरवेट रहूंगा। बट आई कैन अंडरस्टैंड कि अगले 3 से 6 महीने में शायद इनमें एक अगर चाइना की ग्रोथ रिबाउंड कर जाती है तो एक पॉजिटिव एक रैली, ट्रेडिंग रैली कह लीजिए, या फिर जो एक रैली देखने को मिल सकता है। उसमें राइट स्टॉक्स में पोजीशन होना जरूरी है, जो हमने किया है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चरली मुझे लगता है कि जो एक मेटल्स का गोल्डन रन था जो पहले पिछले दशक में देखने को मिला, वो शायद उतनी तेजी से इस बार ना हो। तो शायद वो ग्लोरी अभी मेटल पैक में देखने को नहीं मिलेगी। त्रिदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, सारे सेक्टर्स के ऊपर अच्छी तरीके से अपनी राय देने के लिए बहुत शुक्रिया सीएनएसी आवाज़ को अपना वक्त देने के लिए। ठीक है, निफ्टी ने और इनफैक्ट पूरे बाजार ने ये जो तेज़ी थी वो पकड़ बना कर रखी। अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं हम, 10 पॉइंट में क्लोजिंग है। सर क्लोजिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, अब क्या करना चाहिए यहाँ से आगे? देखिए बहुत समय के बाद, बहुत मुझे याद भी नहीं लास्ट कब था, इसके बाद मैं कह रहा हूँ कि आज आप थोड़ा सा, अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं, एक बार के लिए आप लॉन्ग ट्रेड कैरी कर सकते हैं। आज सुबह जो अगर आपने उस 22 105 के ऊपर शॉर्ट काटे और उसके बाद अगर आपने लॉन्ग किया है और अगर आपके पास कुशन है तब तो आप बिंदास कर सकते हैं। अगर आपके पास कुशन नहीं है तब आप क्या करें, तब आप इन दैट केस वो जो लॉन्ग ट्रेड्स हैं उसको आप फिर हेज करके ले जाएं। तो ये आप एक अप्रोच रख सकते हैं इस समय मार्केट में। और वो पहले वाले पॉइंटर्स नहीं प्ले हुए, पहले उनको प्ले कर दीजिए। तो बेसिकली इस समय मेरा मानना है कि आप थोड़ा सा ये ट्राई करें और अगर चाहें तो हेज करके उसको लेकर जाएं तो बेटर रहेगा। 22,500 की कॉल बेचकर मेरे ख्याल से आप हेज कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 22,500 का प्रीमियम अभी भी काफ़ी हाई है और वो आपको अभी भी ठीक ठाक रेट देगा। और हेज इसलिए करने को कह रहा हूँ कि कल को बाई चांस कुछ और खबर आ गई और उस वजह से अगर एक गैप डाउन हो गया तो ये इस वजह से उसको हेज करने के लिए कह रहा हूँ मैं। और आज रैली का पहला दिन है और ज़्यादातर ये जो शॉर्ट कवरिंग रैली होती है ये करीब 2-3 दिन चलती है, तो इस वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ। और आज का लो टूटने के बाद ही मुझे लग रहा है कि जो फ्रेश सेट ऑफ डिक्लाइन आएगी इसके लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा ये अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए
एक और अप्रोच हो सकती है कि आप न्यूट्रल जाएं इस मार्केट में, कल एक व्यू लें, लेकिन जो आज स्क्रीन दिख रही है ना मुझे, जिस तरीके की एडवांस दिख है, जिस तरीके की ग्लोबल मार्केट है, मुझे लग रहा है कि मार्केट में अब 3-4 दिन का एक शॉर्ट कवरिंग मूव पॉसिबल है, जो आपको और कुछ नहीं तो एक थोड़ा मीन रिवर्जन तक ले जाए, 22,700 22,800 तक ले जाए एक बार के लिए, ये पॉसिबिलिटी बन रही है। इसके लिए मैं इस पर एक व्यू ले रहा हूँ। हेजिंग इसलिए करने को कह रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल लार्ज ट्रेंड थोड़ा सा मार्केट का खराब है इसके लिए। जी, तो अभी थोड़े कुछ 2-3 दिन में शॉर्ट कवरिंग हो सकते हैं। फिलहाल ये रणनीति बाजार में आप लेकर चले। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। इनफैक्ट मैं देख रही थी सर, HDFC बैंक आज भी लूजेस में शामिल है और यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिल रही है। काफ़ी उतार चढ़ाव इस पर्टिकुलर काउंटर में हमें पिछले कुछ दिनों में भी देखने को मिला है। HDFC पे क्या राय रहेगी? शिवांगी जी हमारे साथ मौजूद हैं क्या? अगर शिवांगी जी मौजूद है तो शिवांगी जी, HDFC बैंक इस पर्टिकुलर काउंटर में क्या फिर से वो 1800 वाला लेवल देखने को मिलेगा? क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, हैवी वेट्स यहाँ पे थोड़े बहुत कंसोलिडेटेड मोड में है। आज बैंकिंग क्षेत्र में छोटे मेजॉरिटी बैंक जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं, पर HDFC बैंक पे अगर हम वीकली स्ट्रक्चर देखें तो अभी भी इंटैक्ट है। डेली फ्रेम में थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस जरूर है, बट ओवरऑल मेरी ये राय रहेगी कि हम यहाँ पे वेट एंड वॉच कर सकते हैं। बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए नजर आएगी जब ये स्टॉक अपने 50 डेमा के ऊपर क्रॉस करते हुए नजर आएगा। तो 1700 के लेवल्स के लिए हम वेट एंड वॉच करें। 1700 के ऊपर होल्ड करते हुए अगर नजर आता है तो हम नेक्स्ट जो है 1750 तक के लेवल्स जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, वेट एंड वॉच HDFC बैंक में, और यही कारण है कि बैंक निफ्टी नहीं चला आज, बाकी सारे इंडेक्स चले। चलिए आज कल की शुरुआत करते हैं। अब पहले डीलिंग रूम चेक लेते हैं, उसके बाद BTST कॉल लेंगे। यतिन के पास चलते हैं। यतिन बताइए किन दो स्टॉक पर फोकस? गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक जो फोकस में है उनमें सबसे पहले SBI, PSU बैंक्स में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, और डीलर्स यहाँ BTST के एडवाइस दे रहे हैं 740 से लेकर 750 के मार्च फ्यूचर्स के टारगेट्स के लिए। तो ये एक बैंक है जो आज डीलर्स के रेडार पे है। इसके अलावा पॉलीकैब ओपन इंटरेस्ट लगभग 5% गिरा है। इसका मतलब ये है काउंटर में आज शानदार शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ भी डीलर्स BTST की एडवाइस दे रहे हैं। उनको लगता है 5100 से लेकर 5125 तक के टारगेट्स मार्च फ्यूचर्स में इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये इस समय दो स्टॉक्स जहां पर डीलर्स की तरफ से नज़र रखी जा रही है। यतिन बहुत बहुत शुक्रिया। BTST STBT ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गाबा सर, क्या कैरी करें कल के लिए? BTST और स्टॉक का नाम है भारत फोर्ज। काफी गिरावट हुई है, एक मीन रिवर्जन ट्रेड है, एग्रेसिव ट्रेड है। ट्रेड करा है 1056, टॉप होगा 1045, 11 रुपए का। नियर टर्म टारगेट 1080 के नजर आते हैं भारत फोर्ज। ठीक है, भारत फोर्ज कल के लिहाज से आप कैरी कर सकते हैं। गाबा सर की पिक बताइए। सोनी जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? BTST STBT? श्रेया जी, यहाँ पे BTST की राय रहेगी। अपोलो हॉस्पिटल में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। कल भी 6150 लेवल्स को डिफेंड किया था, आज भी डिफेंड किया है, बट आज की क्लोजिंग बहुत अच्छी आ रही है। ऑप्शन चेन ब्रेकआउट की तरफ आ रहा है। मुझे लगता है 6200 स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 6350। ओके, तो ये अपोलो हॉस्पिटल्स, ये हो गई सोनी जी की पिक। शिवांगी, आप क्या कैरी करेंगी कल के लिए? जी मेरी नजर मेटल्स पे है। काफी अच्छा एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। JSW स्टील है मेरे रडार पे, जो कि पिछले 17 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद निकलते हुए नजर आया है। और जो अब पिछला रेजिस्टेंस हुआ करता था, जो ये स्टॉक निकाल नहीं पा रहा था 985 के आसपास, वो अब काफी अच्छी तरह से यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट वहाँ पे इमर्ज होते हुए दिखी है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। एंड 980 के सपोर्ट को ध्यान रखते हुए 1040 के लिए हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं होल्ड। JSW स्टील एक और BTST शिवांगी जी की तरफ से। बताइए मानस जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? BTST STBT? तो देखिए BTST रहेगा, और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस वहां पर खरीदारी करने की राय रहेगी। और आज रिवर्सल में 20 और 10 मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रीगेन किया। काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 707 के प्राइस चल रहे हैं। आपको स्टॉप लॉस 689 का लगाना है और 750 के टारगेट सेट करने हैं। गौरांग जी, आपके रडार पर आया कोई स्टॉक नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए? मेरे ख्याल से ऊर्जा वितरीकरण करने वाली कंपनी जो कि काफी तीव्र गति से करेक्ट हुई थी और अब संभल रही है, वो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। आज मेरे ख्याल से 4% के आसपास की बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। पिछली बार जब मेरी नजर पड़ी थी, तो बुनियादी तर्क के आधार पर यहाँ पर खरीदारी की जाए। ओके, चलिए पावर ग्रिड।
मीनवाइल हमने एक स्टॉक पॉइंट आउट किया था, मन्नापुरम बैन में है ये, इसके लिए इस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं, लेकिन और बैन में होने की वजह से थोड़ी सी इसमें लिक्विडिटी का भी इशू हो रहा होगा, लेकिन काफ़ी शानदार वॉल्यूम के साथ अब ये डे हाई पर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा ये स्टॉक। तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम इस समय आपको अब इस स्टॉक में दिखाई देगा। काफ़ी स्टॉक्स हैं जो इनफैक्ट डे हाई हिट कर रहे हैं, उनमें मैं शॉर्ट किया था एफएनओ में, सबसे ऊपर मन्नापुरम ही था। इस वजह से एक और स्टॉक जो आज रेडार पर आ रहा है वो है आईटीसी। इनफैक्ट आईटीसी और आईटीसी होटल्स दोनों देखते हैं एक बार, और दोनों को आप ध्यान रखिएगा, आप कंबाइन करिए, क्योंकि उसी हिसाब से आपको एक जो रेशो के हिसाब से, तो आईटीसी 403 पर और आईटीसी होटल्स 171 पर, दोनों में मोमेंटम शानदार है इस समय। माइनस आईटीसी और आईटीसी होटल्स तो खैर अभी की लिस्टिंग और चार्ट नहीं होंगे इसके जो फॉर्म हुए होंगे। आईटीसी पर क्या व्यू होगा? तो देखिए आईटीसी में आज रिवर्सल तो है, क्योंकि 60 मिनट चार्ट पे स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया है हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का। डेली चार्ट पे 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। मेरे ख्याल से इस रैली में ये 415 तक के भाव को टेस्ट कर सकता है, तो बाउंस बैक प्ले होगा। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 398 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 415 के टारगेट सेट करेंगे। ठीक है, आईटीसी पे ये व्यू और डे हाई के आसपास क्लोज होता हुआ 403 के करीब। एक स्टॉक रखिए मारुति सुजुकी। इनफैक्ट देखिए ऑटो सेक्टर में जिस तरीके से तेज़ी है, लेकिन मारुति सुजुकी से नहीं हो पाया। आज लाल निशान पर ही कारोबार करता रहा और वहीं पे क्लोजिंग होने की तैयारी मारुति सुजुकी इनफैक्ट ग्रीन टिक में आ गया। चलिए मारुति सुजुकी, शिवांगी जी आप ही बताइए इस पर क्या राय रहेगी? मारुति सुजुकी जिनके पास है वो होल्ड करें फिलहाल, अभी चार्ट्स में स्ट्रेंथ नजर आ रही है आपको? जी, मारुति की बात करें, हम यहाँ पे ऑटो स्पेस में काफी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है और काफी हमने देखा है पिछले 4 हफ्तों से कंसिस्टेंटली रेजिस्टेंसेस लोअर जोन्स की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पे गियर शिफ्ट तो नहीं होते हुए दिख रहा है। मेरी राय रहेगी कि हम ऑटो स्पेस में नजर शिफ्ट करके मेटल, ट्रैवल, टूरिज्म और बैंकिंग क्षेत्रों में ध्यान दें, तो वहां पे एक अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। ओके, चलिए अब एक बार जरा देखते हैं इंडियन होटल्स का चार्ट। स्क्रीन पर आएगा आपके लिए इंडियन होटल्स। ये स्टॉक भी अब डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। अगेन एक ऐसा स्टॉक जो काफ़ी करेक्ट हुआ था अपने हाई से। इंडियन होटल्स 757 पर, इसका थोड़ा सा लंबा चार्ट देखते हैं एक बार जरा, 3 महीने का चार्ट। ये देखिए करीब करीब 894 का हाई था। 894 के हाई से ये स्टॉक करेक्ट हुआ था और करीब करीब 710 के लेवल पर आया था। यहाँ पर अच्छे अब मोमेंटम आपको दिखाई देंगे। सोनी जी, इंडियन होटल्स क्या वापस चेक इन किया जाए इसमें? डेफिनेटली अनुज जी, यहाँ पे मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो 700 सपोर्ट को होल्ड करते हुए, जहाँ पे उसके 200 डीएमए का सपोर्ट था, वो कंटिन्यू कर रहा है, बेस बन रहा है स्ट्रांगली। मुझे लगता है करंट लेवल से हल्की सी डिक्लाइन स्टिल 740, पोजिशनली इसी लेवल, इसी रेंज पे अक्यूमुलेट करना चाहिए। 720 के अच्छे सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, उसी सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ एक पोजिशनल टारगेट टुवर्ड्स 800 नजर आ रहा है। स्टॉक यहाँ पे अक्यूमुलेट कर सकते हैं और 800 टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। ओके, शायद जिसमें कह रहा था ना, कई स्टॉक्स हैं जिनको आप अब औने पौने रेट पे नहीं बेच सकते, उनमें इंडियन होटल्स एक है, इंटरग्लोब एक और स्टॉक है। अब अच्छा, ये स्टॉक आपको कभी भी उतनी करेक्शन नहीं दिखाएंगे जितनी ओवरऑल मार्केट दिखाएगा। इंडियन होटल के केस में आ गई थी करेक्शन, इंटरग्लोब के केस में तो खराई भी नहीं थी। ये जो एकदम स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स विद स्ट्रॉन्ग बिजनेस, टेलविंड, सब कुछ इंटैक्ट है ना, और जहाँ वैल्यूएशन भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आउट ऑफ द वैक नहीं गए थे, फॉर एग्जांपल ना इंडियन होटल्स में ना इंटरग्लोब एविएशन में, वहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं। हर मार्केट में आपको कहते हैं आपदा में अवसर, ये हर मार्केट में आपको अवसर मिलेंगे इस तरीके के, ये उनमें से एक होगा। चलिए एक काम करते हैं, अब जरा आज की मार्केट ब्रेथ अगर रेडी हो तो उसको एक बार उस पर बात कर लेते हैं। आज वीडियो नहीं है तो ये काम मेरे जिम्मे है। एक बार देखते हैं जरा आज की एफएनओ की मार्केट ब्रेथ कैसी रही। स्क्रीन पर आएगी आपके कुछ ही देर में, और बुलिश है। देखिए आज तो ऑब्वियसली उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, आज आप शॉर्ट सिर्फ 15 स्टॉक्स में, लॉन्ग अनवाइंडिंग एक में भी नहीं। मतलब आज किसी ने भी बढ़ते स्टॉक में अपनी लॉन्ग पोजीशंस कट नहीं करी हैं। लॉन्ग 158 स्टॉक्स में, शॉर्ट कवरिंग 46 स्टॉक्स में, मतलब 204 लॉन्ग तरफ के स्टॉक्स और 15 स्टॉक सिर्फ डाउन साइड पर। मतलब इतनी अच्छी एडवांस डिक्लाइन एफएनओ में आई थिंक लास्ट कब देखी थी मुझे याद नहीं है। लॉन्ग्स कहाँ कहाँ बने? आईएफएल में 11%, अदानी ग्रीन 10.5% ऊपर है स्टॉक, अदानी एनर्जी 0.9%, कुफोज 8%, और हिंदुस्तान कॉपर एकदम डे हाई पर बंद हो रहा है। हिंदुस्तान कॉपर 7.5% ऊपर। शॉर्ट कवरिंग कहाँ कहाँ हुई? अदानी टोटल गैस में, वोडाफोन आज ऐसी रैली आई, वोडाफोन भी चल पड़ा 6% वोडाफोन ऊपर,
टाटा कम्युनिकेशन 5.5% ऊपर, महानगर गैस 5.5% ऊपर और कॉनकोर ये करीब 5% ऊपर। शॉर्ट वाले स्टॉक्स बहुत कम है, लेकिन जो भी है एक बार देख लेते हैं। बीएससी, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, मुथूट फाइनेंस और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, तो ये आज के कुछ शॉर्ट वाले स्टॉक्स। मार्केट एकदम डे हाई पर बंद हो रहा है। काबा सर एक बार सोना कॉम का चार्ट देखिए जरा, शानदार मोमेंटम के साथ स्टॉक बंद हो रहा है। आज सुबह के शो में मैंने आपसे इंटरडे दिखाइए, आज सुबह के शो में मैंने इस पर आपसे एक व्यू लिया था और तब तो खैर ये इतना ऊपर था नहीं। अब क्या करें इसमें? बिल्कुल, मैं कहा था कि शायद 520 भी जा सकता है, बिल्कुल वो 510 चला गया। अब जो बार बना हुआ है उस एक सिंगल बार ने कम से कम 7 बार को खा लिया है। ये संकेत दे रहा है कि मैं तो ऊपर जाऊंगा, हो सकता है नीचे आऊं, लेकिन नीचे आने के बाद ऊपर जाऊंगा। आई विल कम डाउन टू गो अप। बेस बहुत बढ़िया बना है, अब टारगेट 550 का होना चाहिए, लेकिन उसे वक्त देना चाहिए। सोना कॉम्स, ठीक है, सोना कॉम्स पे राय फिलहाल वक्त देना चाहिए। अब कुछ और स्टॉक्स की बात करेंगे। एक बार पॉलीकैब भी लेके आइए। इनफैक्ट मार्केट का पंचनामा जब मैं अभी स्क्रॉल कर रही थी तो काफ़ी ज़्यादा सवाल मुझसे पॉलीकैब के ऊपर भी हैं। एक बार उसका टीज़र ले लेते हैं। मार्केट का पंचनामा 3:35 पर CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, एक्स पे, यूट्यूब पे, साथ ही साथ फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़े। आपके जहन में कोई भी सवाल हो आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड, आप वो पूछ सकते हैं। पॉलीकैब मैं भी पूछना चाह रही थी और सवाल भी है। एक तो ब्रोकरेजेस बुलिश हैं सर, 5000 के करीबी कारोबार कर रहा है। 7395 का टारगेट प्राइस मॉर्गन स्टैनली की तरफ से पॉलीकैब पर आया। और जो डीलिंग रूम में भी देखें तो पॉलीकैब फोकस में है। क्या करना चाहिए इसमें, जिनके पास है वो क्या करें? देखिए श्रेया, पॉलीकैब अब उस लेवल पर आ गया है जहां पर अगर आप एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहें, पॉलीकैब का ना मैं आपको अगर चार्ट, अगर इसका 1 साल का चार्ट दिखा सकें, वैसे तो खैर 2 साल का चार्ट और भी बेहतरीन होगा, लेकिन अगर 1 साल का चार्ट भी अगर आप पॉलीकैब का दिखा सकें तो ये देखिए। अब ये पॉलीकैब के साथ इशू पता है क्या है? टाइमिंग मैटर्स। 12 महीने में सिर्फ 3% का रिटर्न है, लेकिन उसमें एक बार के लिए स्टॉक 4600 से 7500 भी गया और 7500 से वापस 4500 भी आया। इसी को अगर आप 2 साल का व्यू देखेंगे ना, दूसरी बार ऐसा हुआ है, 2 बार ऐसा हो चुका है। देखिए अब तो वो जो इनकम टैक्स का इशू आया था उसकी वजह से स्टॉक गिरा था, 5200 से गिरकर तब ये स्टॉक 3000 के करीब आया था, फिर उतनी तेजी से ऊपर भागा था। अब मैंने इस पर, आपको याद होगा, हमने प्रॉफिट बुकिंग की कॉल ली थी कुछ समय पहले और आई थिंक तब 6500 या 7000 के करीब था जब प्रॉफिट बुकिंग कॉल ली थी। उसके बाद ये न्यूज़ आई। अब की न्यूज़ बहुत लोग मान रहे हैं कि वो पेंट मोमेंट नहीं है, जो ग्रासिम ने पेंट में करके दिखा दिया वो नहीं होगा। मेरा मानना है कि ये हम नहीं डिसाइड करेंगे, ये मार्केट को डिसाइड करना देंगे आगे जाते हुए। लेकिन लेवल्स ऐसे हैं जिन लेवल्स पर अगर आप एक रीसेंट लो के स्टॉक के साथ अगर एक पोजीशन बनाएं और कल को वो आपके फेवर में आ जाए तो अच्छी बात होगी, तो ये आप एक व्यू ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, रिस्की है ये स्टॉक काफ़ी। ये इस तरीके के स्टॉक्स में ना मुझे मज़ा नहीं आता जिसमें इतनी वल्नरेबिलिटी होती है। मतलब स्टॉक ठीक है 30-40% भागता भी है, लेकिन 30-40% गिरता भी है। उसमें थोड़ा सा मुझे ना, थोड़ा सा ऐसे स्टॉक्स में थोड़ा सा नर्वस होता हूँ। ठीक है सर, एक और सवाल लेते हैं और संजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं आई होप बाजार ऐसे ही ग्रीन में रहे। खैर सर, सवाल इनका है पावर ग्रिड पे। इनफैक्ट आज गौरांग सर की भी बिकती है 4% ऊपर और आज गेनर्स में शामिल। क्या करना चाहिए सर पावर ग्रिड जिनके पास है? देखिए ना सिर्फ पावर ग्रिड बल्कि पावर स्पेस में जुड़े हुए जितने भी PSU स्टॉक्स हैं, मुझे लग रहा है उनमें और कुछ नहीं तो आपके पास इस समय एक अपॉर्चुनिटी आ रही है कि एक फॉर एग्जांपल REC PFC में जिस तरीके से आपने 1-2 बार अपग्रेड्स भी देखे थे, ठीक है। इवन अगर आप पावर ग्रिड की बात करें, मैं बस एक अपने डेटा को कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या नहीं है। अगर आप पावर ग्रिड की भी बात करें तो यहाँ पर करीब अगर आप और कुछ नहीं तो डिविडेंड यील्ड ही देखें अगर इसकी, तो करीब 4% के करीब की डिविडेंड यील्ड है। यही करीब आई थिंक REC PFC भी करीब 4% की आपको डिविडेंड यील्ड मिल रही है। एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ आपको FD भी 5.5-6% ही दे रहा है। आई थिंक करेक्शन के बाद कुछ पावर स्टॉक्स में, PSU पावर स्टॉक में मुझे लग रहा है कि अब जगह बन गई है। अगर आपने पिछली रैली मिस की थी तो थोड़ा सा एज ए पोर्टफोलियो इन्वेस्टर शायद थोड़ा सा निबल करने की पावर ग्रिड उनमें से एक स्टॉक होगा शायद। ठीक है, तो पावर ग्रिड ये भी स्टॉक। सर एक बार मैं चाहती हूँ कि PFC और REC की बात छेड़ी है। बिल्कुल CLSA ने अपग्रेड भी की थी 2 बार। पावर फाइनेंशियरीज जब स्टॉक पे बात होती है PFC और REC टॉप में होता है
और जेंसॉल की जो रिपोर्ट लेकर आए थे यतिन जी, उसके एक्सपोजर को भी आप एक बार देखें तो इरिडा और पीएफसी, ये दो ऐसे स्टॉक्स जिनमें ज़्यादा एक्सपोजर है जेंसॉल का। बताइए सोनी जी, पीएफसी इसमें एक चीज़ मैं बताऊँ आपको श्रेया, एक्सपोजर है लेकिन आपको ना एक्सपोजर को देखना होगा एज परसेंटेज ऑफ द बुक। सिर्फ उस नंबर पर मत जाइए, वाइल दैट नंबर इज इम्पॉर्टेंट। उसमें कितना, क्योंकि जैसे मुझे लगता है कि आरईसी, पीएफसी, इन सब की बुक्स बहुत लार्ज होंगी, उसमें एक एक्सपोजर मुझे नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा डी रेटिंग फैक्टर हो सकता है। उसकी वजह से कोई और फैक्टर आ जाए वो अलग बात है, मार्केट ही पूरा गिर जाए वापस, कुछ और चीज़ें हो जाए वो अलग बात है, लेकिन सिर्फ जैसे 334 करोड़ फॉर एग्जांपल, पीएफसी की बुक कितनी बड़ी होगी, मेरे ख्याल हज़ारों करोड़ में होगी, शायद उससे भी ऊपर होगी। आईसीआईसीआई में 26 करोड़, आई मीन आईसीआईसीआई बैंक की कितनी बड़ी बुक है। इरिडा के केस में आप कह सकते हैं कि शायद थोड़ा सा रीजनेबली लार्ज साइज हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से सिर्फ एक एक्सपोजर की वजह से कोई बहुत ज़्यादा आपको इन स्टॉक्स को पनिश करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, लेकिन सर फिर भी एक बार इरिडा पे चार्ट चेक ले लेते हैं सोनी जी से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स के, इनफैक्ट जब हम पंचनामा भी करते थे काफ़ी ज़्यादा सवाल इरिडा पे आते हैं। इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में तो है शामिल इरिडा। सोनी जी, चार्ट्स देखकर बताइए क्या लग रहा है आपको, जिनके पास है वो भी फिलहाल होल्ड कर सकते हैं या फिर वहाँ से निकलने की राय रहेगी? श्रेया जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर 150 के लेवल को क्रॉस कर पाता है तभी जाके उसके ऊपर एक मूव 165 के तरफ नजर आ सकता है। इमीडिएट बेसिस पे देखेंगे तो 145 क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है सपोर्ट। जब तक वो होल्ड कर रहा है शायद थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, बट फ्रीज हो गई सोनी जी। चलिए, लाइन डिस्कनेक्ट हुई। एनीवे, पीआई इंडस्ट्रीज, काफ़ी स्टॉक्स डे हाई पर बंद हो रहे हैं। देखिए, जब टाटा मोटर्स जैसा स्टॉक डे हाई पर बंद होने लगे तो मतलब आप समझ जाइए कि आज पूरा का पूरा शॉर्ट कवरिंग वाला दिन था। मतलब आज अगर आप मीम बना दें कि आज तो ये भी चल गया तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। टाटा मोटर्स भी आज 3-3.5% चल गया। चलिए अब वॉल पर चलते हैं और आज की मार्केट क्लोजिंग समझते हैं। निफ्टी में शानदार गेंस रहे, करीब करीब 250 पॉइंट, और ये कहना गलत नहीं होगा कि हम ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हो रहे हैं। निफ्टी पर 250 पॉइंट, 1% से ज़्यादा की रैली। बैंक निफ्टी करीब करीब 0.5% ऊपर था। निफ्टी आईटी में 2% की बड़ी रैली थी। मिड कैप इंडेक्स 2.5% के गेंस के साथ बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स में तो करीब करीब आज 3% की रैली होगी। और ये एडवांस डिक्लाइन देखिए, इतना अच्छा एडवांस डिक्लाइन तो आप बुल मार्केट में नहीं देखते हैं जो इस मार्केट में आ गया। 2350 बढ़ने वाले शेयर और सिर्फ 350 गिरने वाले शेयर आपको आज की ट्रेड में दिखाई देंगे। बहुत समय बाद, जैसा मैंने कहा, कि इतना अच्छा एडवांस डिक्लाइन आपको देखने को मिला है। सेक्टोरल हीट मैप आएगा आपकी स्क्रीन पर। कोई भी सेक्टर आज रेड में नहीं था, अक्रॉस द बोर्ड बाइंग थी, सारे सेक्टर्स ग्रीन में थे। उसे लीड किया था सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बीटा सेक्टर ने, मेटल्स। 4% की रैली थी आज सिंगल डे में मेटल में, 4%। जी हाँ, इंडेक्स ऊपर था 4% मेटल का। उसके बाद पीएसयू बैंक 3%, पीएसयू इंडेक्स 3%, रियल एस्टेट इंडेक्स 2.5%, ऑयल एंड गैस करीब करीब 2.25%, कैपिटल गुड्स 2.25%, ऑटो इंडेक्स 2.5%, आईटी की बात हो ही गई थी, एफएमसीजी भी 2% चला, फार्मा 1.5% चला। लेकिन क्लियरली जो आज का स्टैंड आउट परफॉर्मर था वो था मेटल्स, 4% मेटल्स का इंडेक्स ऊपर था। सॉरी। चलिए अब निफ्टी के हीट मैप पर आते हैं। 260 पॉइंट के गेंस थे। लूजर्स की लिस्ट छोटी है, पहले उसको निपटा देते हैं। बजाज फाइनेंस 3.5%, इंडसइंड बैंक 1.5%, एचडीएफसी बैंक करीब करीब 1%। गेनर्स में अदानी ग्रुप स्टॉक्स, अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस दोनों थे। टाटा स्टील 4.5%, जेएसडब्ल्यू स्टील में भी रैली थी। आईटीसी, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एनटीपीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ट्रेंड चला आज। उसके अलावा क्या चले, भारती, हिंडाल्को, टाटा मोटर्स की बात हुई थी, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्फोसिस, कोल इंडिया, ओएनजीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, लार्सन एंड ट्यूब्रो। कुल मिलाकर अक्रॉस द बोर्ड बाइंग थी, ये कहना गलत नहीं होगा। निफ्टी 22,348 यानी कि उस कॉल ऑर्डर के जोन के काफ़ी ऊपर, और कल के हाई से भी और 200 पॉइंट का कुशन लेकर निफ्टी बंद होता हुआ अच्छी क्लोज मार्केट के लिए, इनफैक्ट शानदार क्लोज मार्केट के लिए।
बिल्कुल सर, बहुत दिनों बाद शानदार क्लोजिंग दिखाई है मार्केट ने और 23,000 आपके मुंह से निकले हैं सर, वो भी जल्दी से लेवल्स आए, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस टेस्ट की है इस मार्केट ने। खैर अब कल फिर से देखने होगा कि बाजार में क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है, तो कल मुलाकात होगी मॉर्निंग शोज़ में। तब तक के लिए आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ और थोड़ी सी विलम्ब के बाद आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मार्केट का पंचनामा में CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स X, Instagram, YouTube, Facebook सभी पर अपने सवाल पूछिए। नमस्कार।